AP81 श्रेया की एंट्री। कांच की बोतल का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी हथेली के पास रखकर राहुल ने श्वेता से कहा, अब बंद करो यह नाटक, वरना तुम जानती नहीं कि मैं इस वक्त क्या कर बैठूंगा। राहुल की हड़बड़ाती हुई आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त एक फेक नाटक करके श्वेता की सिंपैथी गेन करना चाहता था। मगर इस बार श्वेता उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। श्वेता ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं। तुम क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, उससे ना तो मुझे कोई मतलब है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। श्वेता के मुंह से यह बात सुनकर राहुल ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा जमीन पर फेंका। राहुल का मन कर रहा था कि वह श्वेता को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़े और किसी तरह उस पर जोर जबरदस्ती करके उसे फिर से मना ले। मगर इस बार राहुल के हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि ऐसा करने पर उसे न सिर्फ श्वेता बल्कि अनिका का भी सामना करना पड़ेगा। राहुल ने गुस्से से अपना एक पाँव जोर से जमीन पर मारते हुए कहा, क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम क्या कोई बहुत बड़ी हीरोइन हो जो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी तो हजारों लड़के तुम्हारे पीछे दौड़कर चले आएंगे? कुछ नहीं हो तुम मेरे बिना। सुना नहीं यहाँ पार्टी में लोग क्या कह रहे थे? तुम सिर्फ इन लोगों में इसलिए फेमस थी क्योंकि मैं तुम्हारा डांस पार्टनर था। मुझे छोड़ दोगी तो तुम्हारी यहाँ जो भी इज्जत है वह मिट्टी में मिल जाएगी, यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। राहुल का असली चेहरा देखकर अब श्वेता को राहुल के लिए जो बची कुची फीलिंग थी वह भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। श्वेता ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, इज्जत तो मेरी तब मिट्टी में मिल रही थी जब मैं तुम्हारे साथ घूम रही थी। और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि बड़े होने के बाद तुम जैसा कोई चालबाज लड़का मुझे धोखे से फंसा ले और जिंदगी भर का गुलाम बना ले। श्वेता की यह बात सुनकर राहुल ने बगल में रखे टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा और लगभग चिल्लाते हुए श्वेता से कहने लगा, अब कहीं ना तुमने अपने मन की बात, यही बात तुम्हें अंदर से खाए जा रही थी। तुम अब ये तुम्हारी बहन के कहने पर मुझे छोड़ रही हो और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऊंचे खानदान का लड़का नहीं हूं तुम लोगों की तरह। और अब तुम्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हें भी किसी ऊंचे खानदान के लड़के के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए और उसी से शादी करनी चाहिए, ना कि मुझ जैसे गरीब के साथ। राहुल ने ये सब श्वेता से कह तो दिया था मगर एक सच्चाई वो भी जानता था कि अगर सचमुच श्वेता के मन में राहुल के लिए ऐसी बातें होती तो वह 2 साल राहुल के साथ रिलेशनशिप में रहकर अपना वक्त और अपने इमोशंस इस तरह बर्बाद नहीं करती। राहुल की बातें श्वेता को चुभने लगी थी, मगर वह अब राहुल के साथ लड़ झगड़ कर बात और बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए श्वेता ने बड़े आराम से अपने पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए राहुल से कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। श्वेता का ऐसा एटीट्यूड देखकर राहुल की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई। राहुल ने जोर से चुटकी बजाते हुए श्वेता से कहा, इनफ इज इनफ, किस बात की अकड़ है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि तुम भी इन लोगों की तरह बहुत पैसे वाले खानदान की लड़की हो जो मुझ पर जैसे चाहे वैसे दोस्त जमा सकती हो? प्लीज, तुम भूल रही हो कि अब तुम अमीर खानदान की लड़की नहीं रही। मल्होत्रा फार्मेसी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है, भूल गई? तुम लोगों की औकात अब बड़े खानदानों के लड़के लड़कियों के साथ उठने बैठने की नहीं रही। ये बात सब जानते हैं और तुम भी जानती हो अच्छी तरह। श्वेता ने राहुल को शाप लुक देते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहुल भी अब अपना आपा खोते हुए श्वेता से कहने लगा, ये बात थोड़े ही दिनों में तुम्हें भी पता चल जाएगी, जो मुझे कुछ ही दिन पहले पता चली है। तुम्हारी फैमिली का नाम आज के बाद ऊंचे खानदान में नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सारे ऊंचे खानदान तुम्हारे खानदान से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। बहुत जल्द तुम्हें तो ऐसी पार्टीज में भी नहीं बुलाया जाएगा। किस बात की अकड़ है तुम्हें कि तुम पैसे वाले खानदान की बेटी हो? अरे देखो वहां योगिता को, देखो उसके दोस्तों को, देखो श्रेया अय्यर योगिता के माँ बाप के कहने पर उसे डांस सिखाने आने वाली है। और तुम्हारी फैमिली के तो इतनी औकात भी नहीं कि श्रेया अय्यर के साथ तुम्हारी फोन पर बात करवा सकें। तुम हमेशा से कहती थी ना कि तुम्हें प्रोफेशनल डांसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारा सारा ध्यान तुम मेडिकल स्टडीज में लगाना चाहती हो। मगर मैं पहले से जानता था ऐसा नहीं है कि तुम प्रोफेशनल डांसर नहीं बनना चाहती, बल्कि तुम जानती हो कि तुम एक डांसर कभी नहीं बन सकती। तुम योगिता से सिर्फ एक ही मामले में उससे बेहतर हो, तुम्हारा दिमाग बहुत शांत है, बाकी हर चीज में योगिता तुमसे कई ज्यादा बेहतर है। उसका फैमिली बैकग्राउंड हो या उसकी डांस करने की टैलेंट, तुम जो प्रिंसेस बनने का ख्वाब देख रही हो ना, असलियत में वह प्रिंसेस योगिता है और इसीलिए तुम उससे जलती हो। और अब जब श्रेया अय्यर योगिता के खानदान से मिलने आने वाली है तो तुम्हारी जलन और बढ़ गई और इसीलिए तुम मेरे साथ यह सब कर रही हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम जरा सा डांस ही सीख लेती। जब डांस हॉल के एक कोने में राहुल श्वेता से इस तरह की बातें कर रहा था, वहां एंट्रेंस के पास योगिता ने भीड़ के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए दरवाजे तक पहुंच गई थी। श्रेया अय्यर जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई सारे लोगों ने उसे घेर लिया। कोई उसके पास ऑटोग्राफ लेना चाहता था तो कोई उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था। श्रेया अय्यर हाइट में बाकी लड़कियों से काफी लंबी थी। हॉल में मौजूद काफी लड़कों से भी श्रेया की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी, इसलिए श्रेया की पर्सनैलिटी बाकी लोगों से काफी स्टैंड आउट होती थी।
एक पतली सी लंबी लड़की कैजुअल आउटफिट में इस डांस फ्लोर पर आई थी। श्रेया अय्यर ने ब्लैक लेगिंग और स्पोर्ट टी शर्ट के साथ एक बेसबॉल कैप पहनी थी। जैसे ही श्रेया अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन करने लगी, उसके सामने खड़ी योगिता ने श्रेया से पूछा, हेलो श्रेया जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं योगिता हूँ, योगिता रायचंद। श्रेया ने अपनी पलकें झपकाते हुए योगिता को देखकर कहा, हाँ रायचंद, तुम रायचंद जी की बेटी हो। योगिता रायचंद। योगिता श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे पागल हो गई। वह लगभग उछल उछल कर श्रेया से कहने लगी, यस 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 श्रेया, आई एम योगिता रायचंद और हमारी फैमिली ने तुमसे अपॉइंटमेंट ली है ताकि तुम मुझे डांस सिखा सको। श्रेया ने भी मुस्कुराकर योगिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, यस आई रिमेंबर दैट। जैसे ही श्रेया ने योगिता से यह कहा, आसपास खड़े योगिता के सारे दोस्त श्रेया से ऑटोग्राफ और सेल्फी मांगने लगे। श्रेया ने 10-15 ऑटोग्राफ और कुछ लोगों को सेल्फी देने के बाद सबसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए मैं आप सबके इमोशन समझ सकती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड अफेक्शन, मगर यहाँ मैं अपने किसी दोस्त से मिलने आई हूँ। प्लीज़ कैन यू फॉरगिव मी फॉर सम टाइम। मैं वादा करती हूँ कि जाने से पहले आप सबको ऑटोग्राफ देकर जाऊंगी। पार्टी में आए यंग लड़के लड़कियां काफ़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए श्रेया की प्रिवेसी का ख्याल रखते हुए सबने श्रेया का रास्ता सामने से खाली करते हुए उसे हॉल के अंदर दाखिल होने दिया। जैसे ही श्रेया हॉल के अंदर चलकर जाने लगी, एंट्रेंस के पास मौजूद सारे लोग योगिता को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। योगिता की चमची ने कहा, देखा आप लोगों ने, श्रेया अय्यर द ग्रेट श्रेया हमारी योगिता को नाम से जानती है। और सबके सामने उसने कबूल भी किया कि वह योगिता के घर जाकर उसे डांस सिखाने वाली है। वाह, हमारी योगिता के खानदान की तो बात ही कुछ अलग है। श्रेया अय्यर को इनवाइट कर दिया योगिता को डांस सिखाने के लिए। योगिता के दोस्त उसे कांग्रेचुलेट करने लगे, पर आसपास खड़े लोग इस बात से काफी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार श्रेया अय्यर योगिता को नाम से जानती थी। योगिता भी बड़े ही एटीट्यूड से मुस्कुराकर अपने एक हाथ से अपने बालों को संवारने लगी। योगिता को पता था कि अभी अभी डांस में श्वेता ने उससे बेहतर डांस करके बाजी मार ली थी, लेकिन लोग श्रेया अय्यर के आते ही वह सब कुछ भूल चुके थे। अब उन्हें याद थी तो सिर्फ एक बात की, श्रेया अय्यर पर्सनली योगिता रायचंद को जानती है। हॉल के अंदर जाकर श्रेया अनिका को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। उसने अचानक सोचा कि पहले वह वॉशरूम हो आए फिर अनिका को ढूंढेगी। जैसे ही श्रेया अय्यर वॉशरूम गई, एंट्रेंस के पास खड़ी योगिता की चमची ने हॉल के कोने में खड़े राहुल को श्वेता से बात करते हुए देखा। उस चमची ने योगिता की कान के पास जाकर कहा, जरा देखो उस तरफ, तुम यहाँ अपनी दोस्त श्रेया को मिलने क्या आई? वहाँ श्वेता मैडम ने फिर से राहुल पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। योगिता इस वक्त ईगो और घमंड के साथ में आसमान पर थी। श्रेया अय्यर के साथ जान पहचान लोगों को दिखाकर उसने सबका दिल जीत लिया था। अब वक्त था डांस कंपटीशन में हुई उसकी हार का श्वेता से बदला लेने का। योगिता ने अपनी चमची को इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। योगिता धीरे से चलते हुए राहुल और श्वेता के पास पहुंची और योगिता के पीछे पीछे सारी की सारी भीड़ राहुल और श्वेता के आसपास जमा हो गई। योगिता ने तरस खाते हुए श्वेता से कहा, यह क्या कर रही हो श्वेता तुम? और कितना गिराओगी छोटी सी बात के लिए तुम राहुल को? और कितनी सजा दोगी उसे? अगर वह श्रेया अय्यर के पास डांस सीखना चाहता है तो मैं उसे यह मौका दे सकती हूँ। उसमें आखिर गलत क्या है? तुमने देखा ना किस तरह से अभी हमने बात की। वह मुझे पर्सनली पहचानती है। और राहुल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे ही श्रेया अपने दोस्त को मिलकर फ्री हो जाएगी मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। योगिता के मुंह से ये सुनते ही राहुल अपने गुस्से को भूलकर अचानक उछल पड़ा। वह योगिता से कहने लगा, क्या सचमुच तुम मुझे द ग्रेट श्रेया अय्यर से मिलवाओगी? योगिता ने आधी स्माइल देकर अपने दोस्तों को इशारा किया। योगिता के एक दोस्त ने राहुल से कहा, अरे भाई तुम जान पहचान की बात कर रहे हो? वह श्रेया अय्यर तो हमारी योगिता की दोस्त निकली। हम सबके सामने उसने योगिता को नाम से बुलाया। गाइज, ये तो हम सब के लिए बहुत प्राउड लेने वाली बात है, एंड वी आर प्राउड कि हम सब योगिता के दोस्त हैं। रायचंद परिवार का जवाब नहीं। तभी योगिता की दूसरी दोस्त ने अनिका और श्वेता की ओर इशारा करते हुए कहा, गाइज, रायचंद परिवार का पावर तो आज हम सब ने देख लिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यह श्वेता की मां, जो किसी जमाने में रायचंद परिवार की बेटी हुआ करती थी, आज वह मल्होत्रा खानदान की बहू बनकर किस हालत में है। एक तरफ तो रायचंद परिवार है जहां श्रेया अय्यर जैसे बड़े बड़े लोग उन्हें मिलने उनके घर आते जाते हैं, और दूसरी तरफ यह मल्होत्रा परिवार है जिनसे लोग आजकल पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल को योगिता के दोस्तों ने कही हुई बात में दम लगा। अब धीरे धीरे राहुल को लगने लगा था कि योगिता के साथ डांस का फैसला लेकर उसने कोई गलती नहीं की थी। थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन के बदले उसे द ग्रेट श्रेया अय्यर को मिलने का मौका मिल रहा था। तभी योगिता ने अपनी उंगली हवा में घुमाते हुए श्वेता की ओर पॉइंट करके उससे कहा, पुअर श्वेता, डांस करने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम मेरी डांसिंग टैलेंट को मैच नहीं कर पाती। मगर हाँ, अगर तुम चाहो तो श्रेया अय्यर के पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेकर ठीक ठाक डांस कर सकती हो। मैंने देखा है अभी तुम्हें। तुम कहो तो मैं श्रेया अय्यर के पास परमिशन ले सकती हूँ कि अगर वह तुम्हें थोड़ा बहुत डांस सिखा सके।
जैसे ही योगिता के मुंह से यह बात निकली, पीछे से एक बिल्कुल ही स्वीट आवाज में एक लड़की ने कहा, किसने कहा कि उसे मेरे पास डांस सीखने के लिए परमिशन की जरूरत है। यह आवाज आते ही सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया अय्यर को ये कहते हुए देखकर सब लोग चौंक गए। श्रेया ने एक बड़ी सी स्माइल देकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। तभी योगिता के पास खड़ी उसकी दोस्त ने योगिता से कहा, देखो श्रेया अय्यर तुम्हें हक करना चाहती है सबके सामने। अब जाओ भी, उसे हक करो। ये सब देखकर राहुल अपने होश खो बैठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की का इतना बड़ा फैन था, वह लड़की बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और योगिता को हक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। राहुल की आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अगर मौका मिले तो वह अभी के अभी योगिता के पांव छू लेगा। श्रेया अपने हाथों को हवा में रखकर आगे बढ़ने लगी। योगिता को ऐसा लगा कि श्रेया आकर उसे हक करना चाहती है। योगिता ने भी अपने हाथ खोलकर श्रेया का स्वागत करना चाहा, मगर जैसे ही योगिता श्रेया के पास आई, श्रेया ने उसे क्रॉस करते हुए अनिका के पास जाकर उसे गले लगा लिया। अनिका को देखकर श्रेया जोर जोर से उछलने लगी और कहने लगी, कितने दिनों बाद मिली हो तुम मुझे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कहाँ थी तुम इतने दिन, क्या कर रही थी? अरे मुझे मिस किया कि नहीं तुमने मुझे मिस किया हो या ना किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। AP82 बैकफायर। योगिता अपनी बाहें फैलाए श्रेया का इंतजार कर रही थी कि कब श्रेया आकर उसे हक करें, मगर योगिता के हाथ हवा में जैसे झूलने लगे थे जब उसने देखा कि श्रेया उसे हक करने नहीं आई थी बल्कि वह अनिका को हक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। अनिका को देखकर श्रेया के पांव जमीन पर नहीं रुक रहे थे। वो उछल उछल कर अनिका के साथ बातें कर रही थी। श्रेया ने अनिका से कहा, तुम जानती नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। आज तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। श्रेया को अनिका के साथ इस तरह बातें करते हुए देखकर योगिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ना तो वह अपना मुंह बंद रख पा रही थी और ना ही एक जगह अपने पाँव टिका पा रही थी। थोड़ी देर श्रेया के साथ बातें करने के बाद अनिका ने श्रेया से कहा, अब शांत हो जाओ, हमारे पास सारा दिन पड़ा है बातें करने के लिए। अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बचा कर रखो, मैं तुम्हें किसी से मिलना चाहती हूँ। ये कहते हुए अनिका ने अपना हाथ श्वेता की ओर बढ़ाते हुए श्रेया से कहा, यह मेरी कजिन है श्वेता। श्रेया ने जैसे ही अनिका के मुंह से यह सुना तो उसने श्वेता को हक करते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी सिस्टर है इसका ये मतलब है कि ये मेरी भी सिस्टर है। जरा इसे देखो तो, कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी, और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल अनिका जैसी है, लगता है तुम्हारी और मेरी बहुत बनने वाली है। श्वेता के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा तो आसपास खड़े लोग शॉक हो गए थे। अब तक सभी को लग रहा था पार्टी में श्रेया योगिता को मिलने आई थी, और सब लोग योगिता से बहुत इम्प्रेस भी हो गए थे कि देश और दुनिया की इतनी बड़ी स्टार श्रेया योगिता को नाम से पहचानती थी, मगर अब श्रेया को अनिका और श्वेता के साथ इस तरह बातें करते हुए देख किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि थोड़ी देर पहले हॉल के एंट्रेंस पर उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करें, या अभी अभी उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास करें। योगिता को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अगर जमीन में कोई खड्डा दिख जाए तो अभी के अभी उस गड्ढे में छुप जाए। बस किसी तरह वो लोगों की नज़रों से बचकर डांस पार्टी से निकल जाना चाहती थी। जब योगिता को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करें तो उसने तेज सांसें लेते हुए अपने कदम अनिका और श्वेता की ओर बढ़ाए और श्वेता से पूछा, श्वेता क्या तुम मिस श्रेया को जानती हो? तुमने पहले कभी बताया नहीं। योगिता की इस बात का श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया अब तक ये समझ चुकी थी कि योगिता और उसके दोस्त मिलकर श्वेता को बुली करना चाहते थे, इसलिए श्रेया ने योगिता का ये सवाल सुनकर खुद ही उसे जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स अनिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है इस पूरी दुनिया में। ऐसा समझ लो ये जो है वह मैं हूँ और मैं जो हूँ वो ये है। हम दोनों अलग दिखती जरूर है मगर अंदर से हम दोनों एक ही है और इस दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। ये कहते हुए श्रेया ने अपना हाथ अनिका के कंधे पर डालकर उसे कंधों से कस के पकड़ लिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रेया ने योगिता से कहा, बाय द वे तुम्हारे फैमिली के किसी कनेक्शन से मुझे एक फ़ोन आया था कि तुम मेरे पास ट्रेनिंग लेना चाहती हो। एक्चुअली मैं कॉल करके तुम लोगों को बताने वाली थी कि मैं वह अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी दोस्त के साथ कुछ पर्सनल टाइम बिताना है और मैं कुछ दिन उसी के साथ उसके घर पर रहूंगी। मेरा मतलब है अनिका की कजिन श्वेता के घर। तुम अगर मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहती हो तो बेशक श्वेता के घर आ सकती हो, मैं तुम्हें वहीं पर ट्रेन कर दूंगी, मगर मैं जब तक दिल्ली में रहूंगी इन्हीं दोनों के साथ रहूंगी। तुम जब चाहे श्वेता से कांटेक्ट करके मेरे पास आ सकती हो। ये बात सुनते ही योगिता के सारे दोस्त और उसके चमचे बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनको किसी सांप ने सूंघ लिया हो। योगिता की चमची और उसके दोस्तों के चेहरे पर जो भी शर्मिंदगी इस वक्त नजर आ रही थी उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी योगिता के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। श्वेता को वह लोग अभी अभी यह सुना
रहे थे कि उसके खानदान की तो इतनी औकात भी नहीं कि वो लोग श्रेया अय्यर से फोन पर बात कर सके। उसी श्वेता से अब योगिता को भीख मांगनी होगी। अगर उसे श्रेया के पास डांस की ट्रेनिंग लेनी है तो उसे अनिका और श्वेता से रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि द सुपरस्टार श्रेया अय्यर श्वेता के घर पर मल्होत्रा हाउस में रहने वाली थी। बाजी को पलटते हुए देखकर योगिता के दोस्त योगिता को धीमी आवाज में पूछने लगे, देखो योगिता, तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि तुम हमें श्रेया के डांस ट्रेनिंग सेशन में ले जाओगी। अब अगर तुम श्वेता के घर श्रेया अय्यर से ट्रेनिंग लेने जाओगी तो हमें भी साथ में ले जाना होगा। तुमने प्रॉमिस किया था, याद रखो। श्रेया जब भी किसी शहर में जाती थी, यंग लड़के लड़कियां उसके पास डांस की ट्रेनिंग लेने के लिए उसे सारा दिन परेशान करते रहते थे। कभी कभी यह बात श्रेया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती थी। इसलिए श्रेया ने योगिता से कह दिया, देखो योगिता, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली से बात की थी इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग चाहिए तो तुम अकेली श्वेता के घर चली आना, मगर इस वक्त मैं दिल्ली में अपने दोस्त के साथ कुछ पर्सनल वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज कोई भीड़भाड़ इकट्ठा मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। जब योगिता से यह कहकर श्रेया फिर से श्वेता की ओर मुड़ी तो उसके गालों पर हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा, डोंट वरी माई लिटिल कसीन, ये बात तुम पर नहीं लागू पड़ती। देखो, मैं तुम्हें तो डांस सिखाने ही वाली हूँ, तो तुम अगर चाहो तो उसी वक्त अपने दोस्तों को भी लेकर आ जाना, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी साथ ही में सिखा दूंगी। श्रेया के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि वह श्रेया की बातों का क्या जवाब देती। इतनी बड़ी सुपरस्टार श्वेता के साथ इस तरह बात कर रही थी, ये कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत ही कंफ्यूजन के साथ हड़बड़ाते हुए श्वेता ने श्रेया से कहा, नहीं दीदी, वह मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूं कि आपसे ट्रेनिंग ले सकूं। श्वेता की स्वीट और इनोसेंट आवाज सुनकर श्रेया ने अपने दोनों हाथों से श्वेता को कंधों से पकड़ लिया और कहा, अब अगर मैंने तुम्हें डांसर से डांसिंग सेंसेशन नहीं बनाया तो ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारी दीदी खड़ी है ना, वह मुझे कच्चा चबा जाएगी और हो सकता है कि मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे। तो अगर मुझे तुम्हारी दीदी की बेस्ट फ्रेंड बने रहना है तो तुम्हें तो डांस सिखाना ही पड़ेगा। श्रेया ने श्वेता से यह बात करते हुए उसे एक आंख मारी और मुस्कुराने लगी। आसपास खड़े लोग जिन्होंने अभी अभी श्रेया के मुंह से ये सब सुना था वह समझ नहीं पा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले हॉल का जो एटमॉस्फेयर था वह श्रेया के आते ही पूरा का पूरा बदल गया। श्रेया की एक झलक पाने के लिए जो लोग योगिता से मिन्नतें कर रहे थे, अब अचानक उन्हें पता चला कि योगिता जिन दो लड़कियों को पार्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट करना चाहती थी, श्रेया अय्यर उनकी बेस्ट फ्रेंड है। योगिता के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहां जाए। वहां अनिका, श्रेया अय्यर की बातें अब तक बड़े ही शांति से चल रही थी। फिर अचानक ही श्रेया की टांग खींचते हुए अनिका ने श्रेया के सामने फेंक गुस्सा करते हुए कहा, अरे अरे अरे, अब तुम तो जबरदस्ती मेहमान बन रही हो। तुमसे किसने कह दिया कि तुम मल्होत्रा हाउस में हमारे साथ रुक सकती हो। अनिका की यह बात सुनकर श्रेया ने श्वेता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और श्वेता से कहा, देखो श्वेता, तुम तो तुम्हारी दीदी को जानती हो, वह अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, बहुत जिद्दी है, मैं उसे सालों से जानती हूँ, मगर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर कर सकती हूँ। श्वेता, जो अब तक अपने शौक से बाहर ही नहीं निकल पाई थी, उसने अटक अटक कर हड़बड़ाती आवाज में श्रेया से कहा, यस दीदी, श्योर, यू कैन शेयर द रूम विद मी। जैसे ही श्वेता के मुंह से श्रेया ने ये सुना, श्रेया ने श्वेता के गालों पर एक किस करके कहा, थैंक यू सो मच माई लिटिल कजिन। श्रेया ने अपने आसपास देखते हुए कहा, क्या तुम लोग अभी भी यहाँ डांस करने वाले हो? अगर नहीं तो फिर हम यहाँ रुककर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मैं बहुत लंबी फ्लाइट लेकर आई हूँ और बहुत थक गई हूँ। अचानक ये कहते हुए श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए एग्जिट की तरफ ले जाने लगी। अनिका ने एक झटके से अपना हाथ श्रेया के हाथ से छुड़ा लिया। फिर अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। हॉल में खड़े सारे लोग श्रेया, अनिका और श्वेता को शॉक में खड़े बाहर निकलते हुए देखने लगे। जैसे ही वो तीनों में एग्जिट डोर से बाहर चले गए, पूरे हॉल के लोगों ने एक साथ लंबी सांस छोड़ी। थोड़ी देर पूरे हॉल में लोग खामोश खड़े रहे। फिर किसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें तो लग रहा था कि रायचंद परिवार के कनेक्शन की वजह से श्रेया अय्यर योगिता को डांस सिखाने आने वाली थी, मगर यहाँ तो पूरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। मेरे ख्याल से श्रेया अय्यर यह बात को जानती थी कि योगिता रायचंद श्वेता मल्होत्रा की कजिन है और इसी रिश्ते से उसे मिलने के लिए राजी हुई होगी। तभी किसी लड़की ने यह भी कहा, हमें तो लग रहा था कि मल्होत्रा परिवार की कांटेक्ट अब ऊंचे लोगों के साथ नहीं रहे हैं। बट आई थिंक वी ऑल आर रॉन्ग। मुझे तो लगता है कि आज भी रायचंद परिवार से ज्यादा कांटेक्ट और ज्यादा प्रेस्टीज ऊंचे लोगों में मल्होत्रा खानदान की है, ना कि रायचंद परिवार की। तभी किसी ने पीछे से ये भी आवाज लगाए, अरे भाई, तभी तो श्रेया ने सिर्फ योगिता को ही अपनी डांस ट्रेनिंग में इनविटेशन दिया था, हम सबको नहीं। और इनविटेशन इसलिए नहीं दिया था कि वह रायचंद परिवार की बेटी है, बल्कि इसलिए दिया था कि वह मल्होत्रा खानदान की रिश्तेदार है। अचानक ही आपस में बात करते हुए लोगों का एजेंडा ही बदल गया। एक लड़की ने एक नया ही टॉपिक छेड़ते हुए कहा, तभी मैं सोचूं ये श्वेता इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है। आखिर श्रेया अय्यर की इतनी क्लोज कनेक्शन में जो है,
तभी किसी लड़की ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, और हाँ, उसकी बहन अनिका को देखा ना तुम लोगों ने? उसके डांस मूव्स और उसके स्टेप्स कितने प्रोफेशनल लग रहे थे। कोई लड़का भी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाता जितनी उस लड़की ने दिखाई थी। आई थिंक बोथ द सिस्टर्स आर वेरी टैलेंटेड इन डांसिंग। मैं तो श्रेया के साथ साथ अब श्वेता और अनिका की भी फैन हो गई हूँ। लोगों की बातें सुनकर योगिता को अपना मुंह नोच लेने का मन हुआ। उसने जोर से अपना पांव जमीन पर पटका और रोते हुए हॉल से बाहर भागने लगी। इन सब के बीच राहुल फटी हुई आंखें और खुले मुंह के साथ वही डांस फ्लो के पास एक चेयर पर बैठा हुआ गुमसुम यहाँ वहां देख रहा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर यह साफ पता चल रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका अपने ही हाथों से गंवा दिया था। योगिता जो दौड़कर हॉल से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी सैंडल हाल में बिछी कारपेट में अटक गई। योगिता का पांव मुड़ गया और वह सर के बल जमीन पर गिरी। साइड टेबल पर रखी हुई कुछ शराब की बोतलें और कुछ पानी और जूस के आधे पिए हुए ग्लासेस योगिता के ऊपर गिरे और उसकी पूरी ड्रेस खराब हो गई। जब आसपास खड़े लोगों ने इस हालत में योगिता को देखा तो बजाय इसके कि कोई योगिता की मदद करता, उसे सहारा देकर फिर से खड़ा करता। सब मन ही मन ये सोचने लगे कि अभी 5 मिनट पहले जो लड़की इस पार्टी की रौनक बनी हुई थी, सिर्फ कुछ ही देर में उसकी ऐसी हालत हो गई थी। जब योगिता ने देखा कि आसपास खड़े लोग उसे सहारा नहीं दे रहे थे तो अपने ऊपर पड़ी बोतल और ग्लासेस को अपने हाथ से झटका देते हुए योगिता ने हटाया। फिर किसी तरह अपना ड्रेस संभालते हुए योगिता फिर से खड़ी हो गई। योगिता ने देखा कि उसके सैंडल की हील भी टूट चुकी थी। उसने अपना एक सैंडल अपने हाथ में लिया और लंगड़ाते हुए वो हॉल के बाहर चली गई। योगिता की ऐसी हालत देखकर उसके कुछ दोस्त जो अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ मिलकर श्वेता और अनिका का मजाक उड़ा रहे थे, वह अब योगिता की हालत पर मन ही मन योगिता पर हंसने लगे थे। बाहर नीचे कार पार्किंग में अनिका धीरे धीरे श्रेया और श्वेता के पीछे चल रही थी। श्रेया श्वेता के साथ तरह तरह की बातें कर रही थी। श्वेता क्या करती है, उसे क्या पसंद है, वह क्या बनना चाहती है। श्रेया बार बार श्वेता को ये याद दिलवा रही थी कि कैसे श्वेता को देखकर उसे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे वह अपनी बेस्ट फ्रेंड अनिका के साथ बातें कर रही हो। अनिका आज पूरे दिन के तमाशे से पूरी तरह थक चुकी थी। वो श्रेया और श्वेता की बातें सुनते हुए मुस्कुराकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। थकावट की वजह से अनिका की स्पीड श्रेया और श्वेता की स्पीड से काफी कम थी। श्रेया और श्वेता अपनी बातों में अनिका से काफी आगे निकल गए थे। पार्किंग एरिया में 10 से 12 गाड़ियां खड़ी थी और इस वक्त पूरे पार्किंग लॉट में इन तीनों लड़कियों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जब अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वह श्रेया और श्वेता से काफी पीछे रह गई है तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह फिर से श्वेता और श्रेया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगी, अचानक ही पास खड़ी गाड़ी के पास से कोई दौड़कर अनिका की ओर आया और पीछे से अनिका को पकड़कर उसे घुमा दिया। अभी अनिका अपने बचाव के लिए शोर मचाए उससे पहले उस आदमी ने अनिका के मुंह पर हाथ रखकर अनिका की आवाज को दबा दिया। एप 83 पहला पहला प्यार है। पीछे चल रही अनिका के ऊपर अचानक ही किसी आदमी ने अटैक किया। उसने कंधे से पकड़कर अनिका का मुंह दबा दिया, फिर उसे पास ही खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। अनिका ने पलटकर जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस आदमी ने अनिका का मुंह दबा कर रखा था वह आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। रोहित ने अनिका की मुंह से अपना हाथ हटाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए पूछा, देखिए मिस अनिका, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप आखिर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। दरअसल उस दिन शराब पीकर जब अनिका ने रोहित को फोन किया था और रोहित से यह पूछा था कि अनिका उसके बेटे को खरीदना चाहती है, तब से लेकर आज तक रोहित अनिका की उस बात से बहुत डिस्टर्ब रहता था। उसे आखिर इस राज पर से पर्दा उठाना था कि अनिका बार बार उसके बेटे के बारे में बातें क्यों करती थी। और यहां तक कि कुछ दिन पहले उसने आर्यन को खरीदने की बात भी कर ली थी। रोहित ने भले ही अनिका को इस तरह से अचानक पकड़कर उसका मुंह दबा दिया था, लेकिन पहली बार की तरह इस बार भी रोहित ने इस बात का ध्यान रखा था कि कहीं रोहित की मजबूत पकड़ की वजह से अनिका को चोट ना लग जाए। रोहित को अनिका से बस उसके सवाल का जवाब चाहिए था। वो अनिका को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। डांस पार्टी रोहित मरवा की होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली में रखी गई थी। रोहित अपने ऑफिस की केबिन में बैठकर जब अपनी सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था तब उसने अनिका और श्वेता को डांस हॉल में सबके सामने डांस करते हुए देखा। अनिका के डांस में और उसकी बॉल रूम डांसिंग की स्टाइल देखकर रोहित अनिका के बारे में सोचने लगा था, आखिर अनिका कौन थी और रोहित से क्या चाहती थी। क्यों बार बार आर्यन को अनिका मिलने की कोशिश करती थी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वह आर्यन को खरीदना क्यों चाहती थी। सोचते सोचते रोहित की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि आज ही वो अनिका को मिलकर इस राज से पर्दा उठा देगा और वह अनिका से इस बात का जवाब लेकर रहेगा कि आखिर अनिका को आर्यन में इतना इंटरेस्ट क्यों था। इसके बाद रोहित ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा कि किस तरह अनिका डांस करके आसपास खड़े लड़के लड़कियों को दीवाना बना रही थी। डांस कर रही अनिका को देखकर अचानक ही रोहित को जलन होने लगी थी।
उसे शायद कहीं ना कहीं अनिका की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वह इतने बड़े क्राउड के सामने इस तरह डांस कर रही थी। रोहित का गुस्सा और उसकी जलन इतनी बढ़ गई थी कि रोहित ना तो अपने काम में मन लगा पा रहा था और ना ही ऑफिस में किसी एक जगह पर बैठ पा रहा था। रोहित का मन तो ये कह रहा था कि वो अभी के अभी उस डांस हॉल में जाकर अनिका को कसके पकड़ ले और अनिका से उसके हर सवाल का जवाब मांग ले। मगर ऐसा करना रोहित मारवा के लिए ठीक नहीं होता और ना ही एक लड़की के लिए सबके सामने ऐसा व्यवहार ठीक होता। जब से डांस पार्टी शुरू हुई थी रोहित ने अनिका पर नजर रखना शुरू कर दिया था और जैसे ही अनिका, श्वेता और श्रेया के साथ डांस हॉल से बाहर निकली, रोहित अपनी हेड ऑफिस से निकलकर सामने वाली होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंच गया। रोहित को पता था कि डांस हॉल से निकलने के बाद अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाएगी, इसलिए रोहित पहले से ही पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के पास अनिका का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहित को मौका मिला रोहित ने पीछे चल रही अनिका को पकड़कर उसे दो कार के बीच में ले आया जहां से कोई उन दोनों को देख नहीं पाता। रोहित का ध्यान श्रेया और श्वेता पर था, वह उन्हें इस बात का पता नहीं चलने देना चाहता था कि इस वक्त रोहित अनिका से अकेले में बात कर रहा था। मगर ऐसा करते हुए रोहित ये भूल गया था कि रोहित इस वक्त अनिका के बेहद करीब था, इतना करीब कि वह एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। अनिका का सर बिल्कुल रोहित की छाती पर टिका था और रोहित का एक हाथ अनिका की कमर पर। कुछ देर दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। अनिका की आंखों में देखकर रोहित ये भूल चुका था कि वह अनिका से क्या सवाल पूछने आया था। रोहित की गहरी काली आंखें, उसके परफ्यूम की खुशबू, अनिका को पकड़ने की स्टाइल और रोहित के कांपते होंठ देखकर अनिका भी यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस सिचुएशन से वह जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी या फिर वह चाहती है कि कुछ देर और वह और रोहित इसी हालत में यहाँ खड़े रहे जहां कोई उन्हें देख न सके और ना ही सुन सके। कुछ देर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद रोहित अचानक ही अपना होश संभालते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पर पकड़ कर ले आया। अनिका ने रोहित को जोर से धक्का देने की कोशिश की मगर रोहित ने अपनी ग्रिप अनिका पर मजबूती से बना कर रखी थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में, जिससे उसकी आवाज श्रेया और श्वेता तक ना पहुंचे, इस तरह रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, ये क्या हरकत है? क्या चाहते हैं आप? रोहित ने अपना सवाल दोहराते हुए दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, मैं सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि आप आखिर मेरे बेटे को खरीदने की बात सोच कैसे सकती हैं। रोहित भले ही धीमी आवाज में बात कर रहा था मगर रोहित की आवाज में एक अनजानी ताकत थी जो कहीं ना कहीं अनिका को रोहित की ओर अट्रैक्ट कर रही थी। पार्किंग लॉट की लाइट बहुत डिम थी मगर रोहित की आंखें अनिका की आंखों के सामने बिल्कुल रात में जगमगाते हुए तारों की तरह चमक रही थी। रोहित का परफ्यूम, उसका टच, रोहित की इतने पास होने का एहसास अनिका को मजबूर कर रहा था कि वह रोहित की आंखों में आंखें डालकर बस उसे देखती रहे। जब रोहित ने देखा कि अनिका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, तब रोहित ने अनिका को फिर से पूछा, क्या दाम लगाया था आपने मेरे बेटे का? मुझसे मेरा बेटा खरीदने की क्या कीमत लगाई है आपने? आपको लगता है कि आपके पास मुझे चुकाने के लिए इतनी बड़ी कीमत होगी कि मैं आपको मेरा बेटा दे दूं? अनिका ने धीरे धीरे अपने आप को रोहित की ग्रिप से छुड़ाना की कोशिश कम कर दी थी। बस एक दो बार यहाँ वहां देखकर अनिका ने उसी धीमी आवाज में रोहित से कहा, क्या कीमत चाहते हो आप अपने बेटे के लिए? बताइए मुझे। रोहित ने अपना एक हाथ अनिका की कमर पर रखकर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका के कान के पास आकर कहा, मुझे नहीं लगता कि पैसे देकर आप ये डील कर सकती है, आपको कोई और रास्ता सोचना होगा इस डील को क्रैक करने के लिए। ऐसा कोई तरीका सोचना होगा जिसमें लेन देन पैसों की कोई बात ना हो। रोहित और अनिका की बीच की दूरी अब और भी ज्यादा कम हो गई थी। दोनों एक साथ तेज सांसें लेते हुए एक दूसरे की बॉडी ग्रिप में जकड़े हुए थे। देखते ही देखते रोहित ने अपने होंठ अनिका की होठों के पास लाना शुरू कर दिया। अनिका बस तब खड़े होकर रोहित की आंखों में देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को कैसे रोके, या शायद उसे इस बात का भी पता नहीं था कि वह रोहित को सचमुच रोकना भी चाहती है या नहीं। जैसे ही दोनों के होंठ बिल्कुल करीब आए, पीछे से श्रेया की आवाज आई, अरे कहाँ रह गई मैडम? अब क्या तुम लुका छुपी खेलने की मूड में हो? कहाँ रह गई? देखो इस तरह डराओ मत हमें, तुम जैसी सुंदर लड़की को तो कोई भी किडनैप कर लेगा। ये कहते हुए श्रेया, रोहित और अनिका जिस कार के पीछे छुपे थे उस तरफ चलकर आने लगी। श्रेया के साथ साथ श्वेता भी अनिका को ढूंढते हुए उसे आवाज लगाने लगी थी, दीदी कहाँ हो आप? दीदी कहाँ रह गई? दीदी, कह देती हूँ आपसे, अगर यह मजाक है तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए। तभी श्रेया ने श्वेता के कंधे पर प्यार से मारते हुए कहा, ये तुम्हारी दीदी की पुरानी आदत है, लोगों को परेशान करने में पता नहीं उसे क्या मजा आता है। जब श्रेया और श्वेता यह बातें कर रहे थे तब रोहित अनिका को पार्किंग लॉट में खड़ी एक दूसरी कार के पीछे ले गया। इस बार अनिका को अपने साथ ले जाने में रोहित को बिल्कुल ताकत नहीं लगानी पड़ी थी। दूसरी कार के पीछे पहुंचकर रोहित ने फिर से अनिका की कलाई पकड़कर उससे कहा, हाँ तो मिस अनिका, हम कहाँ थे? अनिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, अगर बिना पैसों के मुझे आपका बेटा चाहिए होगा तब तो बात साफ है कि मुझे आपका बेटा आपसे चुराना पड़ेगा। अनिका की यह बात सुनकर रोहित हैरान रह
गया। जिस अनिका को इतनी स्मार्ट और एलिगेंट समझ रहा था, वह अनिका रोहित के सामने उससे कह रही थी कि वह उसका बेटा चुरा लेगी। रोहित को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अनिका की इस बात का जवाब कैसे दें। श्रेया और श्वेता अनिका को थोड़ी देर ढूंढने के बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगे, देखो, अगर तुम इसी वक्त बाहर नहीं आए और यह खेल खत्म नहीं किया तो एक बात समझ लेना कि मैं सीधे होम मिनिस्टर को फोन लगा दूंगी और पूरी दिल्ली की पुलिस को तुम्हें ढूंढने के काम पर लगा दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि फिजूल ही लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो तो अभी के अभी बाहर निकलो। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका ने इस बार पूरी ताकत लगाते हुए जोर से रोहित को धक्का दिया। रोहित जैसे ही लड़खड़ाते हुए कार के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा, अनिका के सामने श्रेया और श्वेता अचानक आकर खड़े हो गए। अनिका को कार के पीछे छुपा हुआ देखकर श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, ये किस तरह का मजाक है? क्या अब हम इतनी छोटी लड़कियां हैं जो इस वक्त लुका छुपी खेलें? अनिका के माथे से पसीना छूट रहा था, उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनिका ने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं तो यह चेक कर रही थी कि अगर मैं कहीं खो जाऊं तब तुम सचमुच मुझे ढूंढोगी या फिर अब मेरी छोटी बहन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते आगे बढ़ जाओगी। अनिका के मुंह से ऐसा मजाक सुनकर श्रेया और श्वेता दोनों ही हंसने लगे और अनिका का हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी कार की ओर ले जाने लगे। चलते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, चलो ठीक है, फिर आज से हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, ये कैसा रहेगा? तीनों लड़कियां हंसते हुए अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही तीनों लड़कियां थोड़ा आगे बढ़ गई, रोहित जो कार के पीछे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला और पीछे से तीनों लड़कियों को देखने लगा। अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे रोहित को ऐसा लग रहा था कि वह अनिका का कोई लव था जिसे वह दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। अभी अभी अनिका और रोहित के बीच जो कुछ भी हुआ उसका एहसास रोहित के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा गया था। कहीं ना कहीं रोहित अभी भी अपनी सांसों में अनिका की सांसें महसूस कर रहा था। आगे चलती हुई अनिका ने श्वेता और श्रेया का ध्यान न पड़े इस तरह चलते हुए पीछे मुड़कर एक बार रोहित को देखा। अनिका के देखते ही रोहित के शरीर में एक कर्ट सा दौड़ गया। तीनों लड़कियां जैसे ही कार में बैठने लगी, अनिका पहले जाकर बैक सीट में बैठ गई। श्रेया अय्यर ने अनिका पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? मैं इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आई हूं और तुम आराम से पीछे जाकर बैठ गई। क्या तुम चाहती हो कि इस दिल्ली की ट्रैफिक में मैं इस वक्त गाड़ी चलाऊं? तुम सचमुच बहुत रूड हो गई हो अनिका। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है मेरे लिए। अनिका ने श्रेया की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखो, मैं डांस करके थक गई हूं, तुम तो जानती हो कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरी तबीयत कितनी बिगड़ जाती है। तो अब अगर तुम में जरा सी भी दया हो तो तुम कार ड्राइव करके जल्दी से जल्दी हमें घर पहुंचा दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बस इसी तरह कार में मैं शांति से सोना चाहती हूँ। अनिका की इस बात पर भड़कते हुए श्रेया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कहने लगी, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर देती हो। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, मैं तुमसे प्यार ही इतना करती हूं कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमेशा की तरह आज भी कार में ही चलाऊंगी। श्वेता, मेरे बगल में बैठ जाओ। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच हो रही यह खट्टी मीठी बातों से श्वेता के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वह श्रेया की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। श्रेया ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से कार को झटके से शुरू किया और कार आवाज करती हुई पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। रोहित को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था, जो आदमी शायद देश का सबसे बिजी बिजनेसमैन था, उसने अभी अभी पार्किंग लॉट में खड़े होकर 10 मिनट तक लड़कियों के बीच में हो रही खट्टी मीठी नोक-झोंक को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुना था। जैसे ही लड़कियों की कार पार्किंग ब्लॉक से बाहर निकली, रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करने लगा। कार की बैक सीट पर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही अनिका को श्रेया अय्यर बार बार कोई ना कोई ताना मारकर परेशान कर रही थी। तभी उसकी जेब में जोर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अपना फोन बाहर निकाल कर देखा तो मैसेज इनबॉक्स में रोहित मारवा का एक मैसेज डिलीवर हुआ था। अनिका ने जब मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखी रोहित की बात पढ़कर वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। AP4 मिश्का का पलटवार। बैक सीट पर बैठी अनिका सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था, अभी अभी उसके और रोहित के बीच में जो कुछ भी हुआ था, क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक था या सचमुच अनिका के मन में रोहित के लिए कोई फीलिंग जागने लगी थी। अभी अनिका ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब उसने फोन निकाल कर देखा तो रोहित का मैसेज उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। अनिका ने मैसेज बॉक्स में जाकर रोहित मारवा का मैसेज पढ़ा। रोहित ने मैसेज में लिखा था, आखिर तुम मुझसे शर्मा क्यों रही थी आज? ये मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुद अनिका को भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर वह ये मैसेज पढ़कर क्यों मुस्कुरा रही थी। अपनी उंगलियां फोन स्क्रीन पर टेप करते हुए अनिका ने रोहित मारवा को सामने मैसेज भेज दिया, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी। कुछ ही सेकंड में फिर से मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज में रोहित मारवा ने लिखा था, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, वाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन माई सन? अगर तुम मेरे बेटे को इतना ही चाहती हो तो बिना पैसे के उसे पाने का एक सलूशन है मेरे पास।
रोहित का ये मैसेज पढ़कर अनिका हैरान हो गई। अनिका की टाइपिंग स्पीड अब थोड़ी कम हो गई थी। वह कुछ सोचकर रोहित को मैसेज लिखने लगी। मैसेज में अनिका ने लिखा, आई जस्ट फाइंड हिम वेरी क्यूट, मगर मुझे लगता नहीं कि आप अपने बेटे से दूर रह पाएंगे। ये मैसेज भेजते ही फिर से कुछ ही सेकंड में रोहित ने एक दूसरा मैसेज इस मैसेज के जवाब में लिखते हुए भेज दिया, क्या आप मेरे बेटे की मां बनने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही यह मैसेज अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए और उसकी आंखें बिल्कुल किसी हिरण की तरह चौड़ी हो गई। कुछ देर तक अनिका सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर इस मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच रोहित मरवा ने ये मैसेज उसे भेजा था। मगर जब कुछ देर बाद अनिका ने आगे से आ रही श्रेया और श्वेता की आवाज सुनी, तब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि सचमुच रोहित ने अनिका को यह मैसेज भेजा था। 3-4 बार अनिका ने एक मैसेज टाइप किया और फिर से उसे मिटा दिया। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित की इस बात का क्या जवाब दिया जाए। तभी कुछ सेकंड बाद रोहित का और एक मैसेज अनिका के मोबाइल फोन पर आया। इस बार रोहित ने लिखा था, प्यार का इजहार करने का आपका तरीका काफी शानदार है और काफी यूनिक भी। ऐसा तरीका पूरी दुनिया में शायद ही किसी ने सोचा होगा। डेट्स वेरी क्रिएटिव ऑफ यू। अनिका को रोहित की यह आदत बहुत बुरी लगती थी। किसी भी चीज के अंजाम पर वह पहले पहुंच जाता था। अभी बात शुरू नहीं हुई थी कि रोहित उसके कंक्लूजन पर पहुंच गया था। रोहित की इस बात से थोड़ा सा इरिटेट होकर अनिका ने उसे जवाब देते हुए एक ही बार में 3 मैसेजेस लिख दिए, आपको कोई गलतीफहमी हो रही है मिस्टर रोहित मारवा, वो मैं नहीं हूं जो तुम्हारे बच्चे को पालना चाहती है। दरअसल वह मेरी एक फ्रेंड है। ये मैसेजेस भेजने के बाद अनिका अपने हाथ से अपने माथे पर से आता हुआ पसीना पोंछने लगी। वहां मैसेज पढ़ने के बाद रोहित मन ही मन अनिका के इस बहाने पर हंसने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी वह फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल, रिया की स्कूल में इस वक्त स्नैक एंड प्ले आवर चल रहा था। जिन बच्चों ने अपना स्नैक कर लिया हो उन्हें खेलने की इजाजत दी थी। नन्ही रिया ने अपना टिफिन खोल कर देखा तो आज अंजलि मामी ने रिया के लिए कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉयल अंडे उसके टिफिन में रखे थे। ये दोनों ही चीज हालांकि बच्चों के लिए काफी न्यूट्रिशियस मानी जाती थी, मगर रिया जो खाने में बहुत ही चूजी थी उसे इस तरह के स्नैक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब स्कूल के नियम ये थे कि अगर कोई बच्चा अपना टिफिन पूरा नहीं करता तो वह प्ले एरिया में जाकर नहीं खेल सकता। पहले प्ले एरिया के बाहर डाइनिंग रूम में बच्चे को अपना टिफिन कंप्लीट करना होता था, उसके बाद ही वह डाइनिंग रूम से प्ले एरिया की तरफ जाकर खेल सकता था। सारे बच्चे एक के बाद एक अपना टिफिन फिनिश करके प्ले एरिया की ओर जाने लगे थे। तभी रिया को एक आइडिया आया। रिया ने अपना टिफिन लिया और पास खड़ी किन्नरी टीचर के पास गई। रिया ने बड़ी ही स्वीट आवाज में अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए किन्नरी टीचर से कहा, टीचर आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे घर वालों ने। रिया की मुंह से यह बात सुनकर किन्नरी टीचर हैरान हो गई। टीचर ने रिया से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या गलती हो गई तुम्हारे घर वालों से। रिया ने अपना टिफिन खोलकर किन्नरी टीचर को टिफिन के अंदर रखे बॉइल्ड वेज और बॉयल अंडे दिखाते हुए कहा, देखिए आज के दिन मेरे घर वालों ने टिफिन में क्या रख दिया। टिफिन में जब टीचर ने देखा तो उसे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई जिससे उसे शॉक होना चाहिए था। अक्सर हर बच्चे के माँ बाप स्नैक्स में बच्चों को यही सारी चीजें दिया करते थे जो बनने में आसान हो और बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस भी हो। रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए टीचर ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हें टिफिन में रखा हुआ खाना पसंद नहीं। रिया जानती थी कि अगर वह किन्नरी टीचर को सच बता देती तो स्कूल के रूल्स के मुताबिक वह प्ले एरिया में जाकर नहीं खेल सकती थी, इसलिए एक बहुत ही स्मार्ट बहाना बनाते हुए रिया ने टीचर से कहा, देखिए ना आज तो मेरा उपवास है, आई कैन नॉट ईट एग, पता नहीं ये बात मेरे घर वाले कब समझेंगे। रिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर टीचर बिल्कुल हैरान रह गई। मगर जब उसने रिया के मुंह से अपना टिफिन ना खाने का कारण सुना तब किन्नरी टीचर को लगा कि रिया कितनी प्यारी बच्ची है, किस दिन उसे क्या खाना है क्या नहीं ये भी वह खुद ही याद रखती है। बाकी बच्चों की तरह हर चीज में वह अपने माँ बाप या बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए किन्नरी टीचर ने उसका टिफिन बंद करते हुए रिया से कहा, ठीक है अगर तुम्हें और कुछ खाना है तो मैं अपना टिफिन निकालती हूँ, तुम उसमें से खा लो। रिया ने बड़ी ही स्वीटली किन्नरी टीचर की इस बात का जवाब देते हुए कहा, नो टीचर मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगी, मेरी मम्मी ने मुझे बाहर का खाना खाने से स्ट्रिक्टली मना किया है और मम्मी की बात नहीं मानूंगी तो वह हट हो जाएगी ना। किन्नरी टीचर को रिया की यह बात पर बहुत प्यार आ गया। उसने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके तो ये टिफिन तुम अपने बैग में रख दो और जाकर खेलो दूसरे बच्चों के साथ। टीचर के मुंह से यह बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए किन्नरी टीचर को कहा, थैंक यू सो मच टीचर। रिया ने अपना टिफिन बॉक्स अपने बैग में डालकर बैग को अपनी डेस्क के अंदर रख दिया और फिर दौड़कर वह प्ले एरिया की तरफ चली गई। प्ले एरिया बच्चों के लिए एक काफी प्यार से सजाया हुआ कमरा था जिसमें तरह तरह के खिलौने थे। कुछ ऐसे खिलौने थे जिनसे बच्चे कुछ सीख सकते जैसे कि नंबर काउंटिंग, वर्ड फाइंडिंग और कुछ ऐसी गेम्स भी थी जिसे बच्चे एंजॉय कर सके। इन सब चीजों में से जो रिया को सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉय था वह था कमरे की कोने में रखी हुई एक आलीशान बाबी डॉल।
रिया अपनी फेवरेट बाबी डॉल के पास जाकर जैसे ही उसे उठाने लगी तभी किसी लड़की ने जोर से उस बाबी डॉल की टांग खींचकर अपने पास ले लिया। जब रिया ने मुड़कर देखा कि इस तरह से इतनी क्यूट बाबी डॉल को टांग से खींचकर किसने पकड़ा हुआ था तो वह देखकर हैरान हो गई कि सामने खड़ी लड़की मिश्का मेहरा थी। मिश्का बड़े ही गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके रिया की ओर देख रही थी। अपने दांत कचकचा के मिश्का ने रिया से कहा, तुम जानती हो ना कि जब तक तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी से बेटर डांसर नहीं ढूंढ लेती तब तक तुम्हें फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि बहुत जल्द वो ऐसा डांसर ढूंढ लेगी जो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा बेहतर डांसिंग जानती हो। आज उस बात को 1 हफ्ता हो गया। इट्स बीन 7 डेज। क्या हुआ? अब तक तुम्हारी मम्मी ऐसा डांसर ढूंढ नहीं पाए। तुम झूठी हो, बहुत बड़ी लाया हो तुम। मिश्का की आवाज़ सुनकर आसपास खेल रहे बच्चे मिश्का और रिया की ओर देखने लगे। बच्चों को हमेशा से यह सिखाया जाता था कि झूठ बोलना पाप होता है और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिश्का ने एक सॉफ्ट टॉय जमीन पर पटकते हुए रिया से कहा, तुम एक झूठी हो और झूठों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। तुम इस प्ले रूम में हम सब बच्चों के साथ नहीं खेल सकती बिकॉज यू आर अ लायर। 2-3 बच्चे भी बिना सोचे समझे अपनी ही धुन में गाने लगे, रिया इस अलियर, रिया इस अलियर। देखते ही देखते बाकी बच्चों की जबान पर यह धुन चढ़ गई और सारे बच्चे एक साथ में गाने लगे, रिया इस अलियर, रिया इस अलियर। तभी एक शरारती लड़के ने रिया के पास आकर रिया से कहा, लायर लायर, पैंट्स पैंट्स ऑन फायर, योर नोज इज गोइंग टू ग्रो लॉन्गर, यस यू आर अ बैड गर्ल, और हम भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ये कहते हुए उस लड़के ने एक बैटरी वाली कार पर बैठकर रिया को डराने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि कार की टक्कर रिया को लगती उस लड़के ने कार को मोड़ लिया और दूसरी तरफ ले गया। जैसे ही उस लड़के ने रिया को कार से टक्कर मरने की एक्टिंग की, रिया ने डरकर अपना एक पांव पीछे कर लिया। रिया का डर देखकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और कार प्ले एरिया में घुमाते हुए सबसे कहने लगा, शी इज नॉट जस्ट ए लायर बट शी इज आल्सो अ कावर्ड। ये लड़की सिर्फ झूठ नहीं बोलती बल्कि यह तो डरपोक भी है। ये सुनकर बाकी सब बच्चे रिया पर हंसने लगे। बाकी बच्चों के मन में रिया के लिए कोई नफरत नहीं थी, मगर बच्चे बस किसी एक बच्चे को हंसते हुए देखकर खुद भी हंसने लगे थे, बिना ये सोचे कि उनके हंसने से शायद कोई एक बच्चा हट हो रहा हो। लेकिन उन बच्चों में 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जो मिश्का के बेस्ट फ्रेंड थे और अब मिश्का के सपोर्ट में आकर वह भी नहीं चाहते थे कि रिया इस वक्त प्ले रूम में उनके साथ खेलें। रिया अभी स्कूल में नई नई आई थी, इसलिए उसने कोई ज़्यादा दोस्त अब तक नहीं बनाए थे जो उसके सपोर्ट में आकर उसके लिए खड़े रहते। अगर रिया की जगह इस वक्त कोई और बच्चा होता तो इस तरह बाकी बच्चों के परेशान करने पर रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया होता, मगर रिया बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग थी। लेकिन हाँ, इस वक्त वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। मगर बिना डरे रिया पास खड़ी मिशिका और उसके दोस्तों के पास गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन सबको घूरने लगी। फिर रिया ने अचानक ही एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए उन सब बच्चों से कहा, आई डोंट माइंड अगर आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है कि लाया बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, वैसे ही मुझे भी लगता है कि मुझे तुम जैसे स्टूपिड, रूड और जिद्दी बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिश्का की बड़ी बड़ी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। मिश्का के आसपास खड़े उसके दोस्त भी अब धीरे धीरे अपनी इंसल्ट सुनकर रोने वाले थे। थोड़ी देर अपने आंसू रोकने की कोशिश करने में जब वह बच्चे नाकामयाब हुए तो सब एक साथ जोर जोर से रोने लगे और इन बच्चों की लीडर मिश्का रोती हुई आवाज में रिया से कहने लगी, तुम सेल्फिश हो, तुम रूड हो और तुम जिद्दी बच्ची हो। हम नहीं। बच्चों की आवाज सुनकर किन्नरी टीचर जो बाहर खड़ी थी वह अचानक दौड़कर प्ले रूम में आई। जब उसने देखा कि मिश्का और रिया फिर से किसी फाइट में उलझ गए थे तो किन्नर टीचर बहुत घबरा गई और वह बच्चों के पास आकर उन्हें शांत करने लगी। रिया मिश्का को रोते हुए देखकर बहुत सरप्राइज हो गई थी। वह मिश्का से कहने लगी, अरे तुम लोग अचानक रोने लगे। तुम लोग अभी अभी सब मिलकर मुझे चिढ़ा रहे थे और अब तुम ही लोग रोने लगे। मिश्का की आवाज अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। रोते रोते अब उसे बीच बीच में हिचकियां भी आने लगी थी। किन्नर टीचर को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह मिश्का को शांत करें। मिश्का अब रोते हुए जोर जोर से रिया को धमकियां देने लगी थी। मेरी मम्मा ने कहा था अगर तुम्हारी मम्मा मेरी मामा से बेहतर डांसर ढूंढने में अनसक्सेसफुल रही तो तुम्हें डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी मम्मी ने ये झूठी चैलेंज मेरी मम्मी को दी है तो इतना याद रखना, मेरी मम्मी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को छोड़ेगी नहीं। मेरी मम्मी ने कहा है कि एक बार अगर तुम्हारी मम्मी झूठी साबित होती है तो वह तुम्हें ना सिर्फ डांस कंपटीशन से मगर इस स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाकर रहेगी। स्कूल छूटने का वक्त हो चला था और बच्चों के पेरेंट्स बाहर उन्हें पिक करने के लिए रेडी खड़े थे। रोती हुई मिश्का और उसके फ्रेंड दौड़कर बाहर की ओर जाने लगे। किन्नरी टीचर को इस बात का डर था कि मिश्का की मम्मी ने जो कहा है कहीं वह सचमुच में ना कर दे, और वह नहीं चाहती थी कि रिया को उस बात की सजा मिले जो गलती उसने कभी की ही नहीं थी। तभी किन्नरी टीचर ने रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए उससे पूछा, रिया बेटा क्या तुम्हारी मम्मी ने सिमरन मेहरा से कोई बेहतर डांसर ढूंढा है? एप 85 मेहमान कलाकार। किन्नरी टीचर को रिया और उसकी मम्मी अनिका से बहुत लगाव था। किन्नरी टीचर यह नहीं चाहती थी कि रिया को स्कूल से निकाला जाए। वो रिया की बड़ी बड़ी आंखों में देखकर अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी।
तभी रिया ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही स्वीट और इनोसेंट वाली किन्नरी टीचर से कहा, हाँ टीचर, मेरी मम्मा मिश्का की मम्मा से भी बेहतर डांसर ढूंढ लेगी। मेरी मम्मी एक बार जो तय कर लेती है फिर उसे पूरा किए बिना हार नहीं मानती। वह दुनिया में हर उस डांसर को सोशल मीडिया पर मैसेज करती रहेगी जो सिमरन टीचर से बेहतर डांसर है, और जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता मामा उन्हें मैसेज करती रहेगी। मेरी मम्मा ने ही मुझे सिखाया है ट्राई एंड टिल यू सक्सीड, और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मा बहुत ही जल्द सिमरन टीचर से भी बेटर डांसर ढूंढ कर रहेगी। ये सुनते ही किन्नरी टीचर को अनिका के लिए रिस्पेक्ट जाग गई थी। किन्नर टीचर की आंखों के सामने अचानक ही एक विजुअल खड़ा हो गया। वो सोचने लगी, अनिका देर रात कुछ खाए पिए बिना बस कंप्यूटर के सामने अलग अलग डांसर को रिक्वेस्ट भेज रही है। किसी तरह वह रिया का एडमिशन इस स्कूल से निकलते हुए रोकने के लिए अनिका पावरफुल लोगों से बात करने में लगी है और सबसे कह रही है वो सिमरन मेहरा की चैलेंज को जीतने में उसकी मदद करें। एक माँ जो अपनी बच्ची की फ्यूचर के लिए लोगों से इतनी मिन्नतें कर रही थी, ऐसी माँ के लिए किन्नरी टीचर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई। किन्नरी टीचर ने अपनी सोच से बाहर आते ही रिया को गले लगा लिया और उसे गालों पर किस करते हुए कहा, रिया सचमुच तुम लकी हो कि तुम्हें ऐसी मम्मा मिली है। ये सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गई। मन ही मन रिया इस बात पर कहीं ना कहीं हंस रही थी, मगर किन्नरी टीचर की एक बात से रिया भी सहमत थी कि रिया सचमुच बहुत लकी थी कि उसे अनिका जैसी मां मिली थी। हालांकि रिया ने अभी अभी किन्नरी टीचर से जो कहा था वह सब सच भी था। अनिका की आदत थी कि अगर उसे कोई इग्नोर करता था या उसका कहा काम करने से इनकार करता था तो अनिका तब तक उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेजेस लिखती थी जब तक सामने वाला इंसान हार कर अनिका की कही बात मान ना ले। किन्नरी टीचर रिया का हाथ पकड़कर उसे स्कूल के मेन एग्जिट की ओर ले गई। मेन एग्जिट डोर पर अंजलि मामी अपने ड्राइवर के साथ रिया का वेट कर रही थी। किन्नरी टीचर ने रिया का हाथ अंजलि मामी के हाथ में देते हुए कहा, मिसेस मल्होत्रा, सचमुच रिया की मम्मा महान औरत है। अंजलि मामी जो पहले से अनिका पर बहुत प्राउड फील करती थी, उसे किन्नरी टीचर की यह बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए एक बड़ी सी स्माइल देकर अंजलि मामी ने किन्नरी टीचर से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा, इसकी मम्मी ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, आखिर अकेले हाथों एक बच्चे को बड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। अंजलि मामी के ये कहते ही किन्नरी टीचर भी अंजलि मामी की बात को अग्री करते हुए स्माइल के साथ हमें अपना सिर हिलाने लगी। फिर अचानक टीचर ने यहाँ वहाँ देखकर धीरे से अंजलि मामी से कहा, देखिए आप रिया की मम्मी को मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा, सिमरन मेहरा से बेहतर डांसर ढूंढने के लिए वह ज्यादा जोर ना लगाएं, अगर वह सिमरन मेहरा से ज्यादा बेहतर डांसर नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। किन्नरी टीचर की यह बात सुनकर अंजलि थोड़ा सा हैरान हो गई। अपनी हैरानी और कंफ्यूजन में उन्होंने किन्नरी टीचर से पूछा, क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या स्कूल में रिया और अनिका के साथ कुछ हुआ है? ये बात सुनकर किन्नरी टीचर सरप्राइज हो गई। किन्नरी टीचर ने अंजलि मामी को सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा दूर ले जाते हुए पूछा, क्या आप नहीं जानती कि कुछ दिनों पहले स्कूल में क्या हुआ था? जब अंजलि मामी ने टीचर से कहा कि उसे कुछ नहीं पता तो किन्नरी टीचर ने अंजलि मामी को जो कुछ भी हुआ था कुछ दिनों पहले सिमरन और अनिका के बीच में उसके बारे में सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर अंजलि मामी थोड़ा परेशान नजर आने लगी। उन्होंने किन्नरी टीचर से कहा, ये तो बहुत गलत हुआ है, मेरी बच्ची के साथ मैं जानती हूँ वह ये सारी बातें हमसे क्यों छुपाती है। वह हमें कोई टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए बस मन ही मन खुद ही सारा टेंशन लेकर चलती है, बट अब मुझे बहुत फिक्र हो रही है क्या होगा अगर अनिका को दिल्ली में सिमरन मेहरा से कोई बेटर डांसर या बेटर ट्रेनर नहीं मिला तो। किन्नरी टीचर ने भी टेंशन में अपनी उंगलियां घुमाते हुए अंजलि मामी से कहा, इस बात की फिक्र तो मुझे भी है। सिमरन मेहरा बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशन जीत चुकी है और डांसिंग सर्कल में उनका बहुत बड़ा नाम है। मैंने मेरी दोस्तों से भी पता किया है, उसे अगर इंटरनेशनल बॉलरूम डांस चैंपियनशिप में अगर किसी ने हराया है तो वो सिर्फ एक लड़की है, श्रेया अय्यर। शायद वो बेंगलुरु में रहती है। मुझे तो डांस का इतना शौक नहीं है, ना ही मुझे डांस के नए ट्रेंड्स के बारे में कुछ पता है, मगर इंटरनेट और अपने फ्रेंड से मैंने जो कुछ भी पता किया है उससे तो यही लगता है कि अगर हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो किसी तरह श्रेया अय्यर को कांटेक्ट करना होगा, वरना सिमरन मेहरा और मेहरा परिवार जिनका ट्रस्टी पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी और डांसर को अगर हमने इस बात का सलूशन लाने के लिए बुलाया तो हम कामयाब होंगे, क्योंकि मेहरा परिवार से ऊपर दिल्ली में इस वक्त सिर्फ दो ही परिवार थे, एक तो गुलेरिया परिवार और दूसरा मारवा खानदान। अंजलि मामी की टीचर की यह बात सुनकर बहुत हैरान हो गई। मल्होत्रा हाउस, जिस अनिका के बारे में अभी अभी अंजलि मामी और किन्नरी टीचर इतने परेशान थे, वह डांस पार्टी से थक हार कर अपनी दोस्त श्रेया और अपनी कजिन श्वेता के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंची थी। बेडरूम के पास पहुंचते ही श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या अनिका तुम सचमुच मुझे अपने साथ नहीं सोने दोगी? अनिका ने श्रेया को जवाब देते हुए अपने बेडरूम का डोर हंसते हुए बंद कर दिया। श्रेया अय्यर की तरफ अपनी बहन अनिका का ऐसा बिहेवियर देखकर श्वेता को बहुत अजीब लगा। उसे इस बात से डर लग रहा था कि बार बार अनिका जिस तरह इतनी बड़ी स्टार का इंसल्ट कर रही थी इससे कहीं श्रेया को बुरा न लग जाए। मगर अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर श्रेया को अनिका के लिए फिक्र होने लगी थी। श्रेया को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शायद अनिका अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस करती है और इसीलिए शायद वह रूम में अपने साथ श्रेया को नहीं रखना चाहती थी।
शायद वह अपना डिप्रेशन वाला चेहरा श्रेया के सामने नहीं लाना चाहती थी। जब श्रेया ये सब कुछ सोच रही थी, उसे बंगले के बाहर एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसमें से रिया अपने हाथ हवा में उछालती हुई आवाज करती हुई बंगले के अंदर आने लगी। रिया की आवाज सुनकर अनिका के बेडरूम के पास खड़ी श्रेया अचानक एक्साइट हो गई और रिया के नाम लेकर वह दौड़कर स्टेयरकेस उतरने लगी। रिया ने अपने कंधों पर एक बहुत ही भारी बैग लटका कर रखी थी, जिससे उसे दौड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पीछे चल रही अंजलि मामी अभी भी अपने ख्यालों में थी। उनके मन में बस इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि किसी तरह वह श्रेया अय्यर को कांटेक्ट करके मदद के लिए उसे दिल्ली बुला सके। अंजलि मामी ने रास्ते में कई सारे फोन कॉल कर लिए थे, मगर अब तक श्रेया अय्यर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची थी। अंजलि मामी ने यहां तक सोच लिया था कि वह अपने बड़े भाई और रायचंद परिवार के कांटेक्ट लगाकर एक बार कोशिश करके श्रेया अय्यर से बात करें। अंजलि मामी यह नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी स्कूल में रिया को एडमिशन मिलने के बाद किसी एगोस्टिक औरत के बर्ताव की वजह से रिया को स्कूल से निकाला जाए। आखिर यह रिया के फ्यूचर का मामला था और इस वक्त मल्होत्रा परिवार के सारे लोग बेहद खुश थे कि रिया को सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल गया था। अंजलि मामी सोचने लगी, अनिका ने अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट से पूरी तरह से डूब चुकी मल्होत्रा फार्मेसी को फिर से मार्केट में खड़ा होने की एक उम्मीद दिखाई थी। अपने मामा किशन मल्होत्रा की जान किस तरह अनिका ने बचाई थी, यह खुद अंजलि मामी ने देखा था। इस वक्त अंजलि मामी बस इतना ही सोच रही थी कि अगर वह आज अनिका और रिया की मदद नहीं कर पाती है तो हमेशा के लिए उनके मन में ये रह जाएगा कि जिस लड़की अनिका ने उनके खानदान पर इतने एहसान किए थे, वक्त आने पर अंजलि मामी उसी अनिका और उसकी छोटी सी बेटी के साथ नहीं खड़ी हो पाए। अंजलि मामी जानती थी कि उनके भाई पीयूष रायचंद से अगर वह हेल्प मांगती है तो वह लोग अंजलि मामी की बहुत बेइज्जती करेंगे, मगर इस वक्त अंजलि मामी को अपनी बेइज्जती से ज्यादा रिया के फ्यूचर की चिंता थी। कुछ देर सोचने के बाद अंजलि मामी ने अपना फोन निकालकर अपने भाई का नंबर डायल कर दिया। फोन उठाते ही उस तरफ से अंजलि मामी के भाई पीयूष रायचंद की आवाज उनके कानों पर पड़ी। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें? अंजलि मामी ने बिना भाई के हाल चाल पूछे बस दबी सी आवाज में अपने भाई के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा, भैया क्या आप मेरा कांटेक्ट श्रेया अय्यर के साथ करवा सकते हो? वह एक बहुत बड़ी डांसिंग सुपरस्टार है। जब अंजलि मामी अपने भाई के साथ फोन पर बात कर रही थी तब उनकी नज़र उन्हीं के बंगले में खड़ी एक अनजान लड़की पर पड़ी। वह लड़की रिया के साथ एक्साइट होकर बातें कर रही थी। रिया और वह अनजान लड़की एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। अभी अंजलि मामी यह सोच ही रही थी कि आखिर यह खूबसूरत सी लंबी लड़की कौन थी। तभी वहां फोन अंजलि के भाई के हाथ से अंजलि मामी की भाभी मीनाक्षी ने छीन लिया था। मीनाक्षी रायचांद ने अंजलि मामी से फोन पर ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा, अब क्या हुआ है अंजलि, तुम्हें क्या नया नाटक चलाया है तुम माँ बेटी ने? योगिता अभी अभी घर आई है डांस पार्टी में, क्या हुआ ये सब कुछ उसने मुझे बता दिया है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी श्वेता आखिर अपनी बहन योगिता से इतना जलती क्यों है और क्यों छोटी छोटी बातों में उसके साथ झगड़ा करने लगती है, वो भी पार्टी में सबके सामने? अंजलि मामी अभी समझ पाती कि उसके घर में आई यह नई मेहमान कौन है, उससे पहले मीनाक्षी ने अंजलि मामी पर एक के बाद एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। अंजलि मामी ने मीनाक्षी को बीच में रोकते हुए उनसे पूछा, मगर मीनाक्षी आखिर बात क्या है? मैंने तो सिर्फ भैया को इसलिए फ़ोन किया था कि मैं एक मशहूर डांसर श्रेया अय्यर से बात करना चाहती हूँ, बस इतना ही। अंजलि मामी की यह बात सुनते ही मीनाक्षी ने फ़ोन पर तेज सांस छोड़ते हुए कहा, किससे बात करना चाहती हो तुम? यह क्या मजाक है अंजलि, तुम माँ बेटी ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है क्या, जो इस तरह का मजाक हमारे साथ कर रही हो? मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ तुम माँ बेटी जानबूझकर कर रही हो। हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? हमसे उस लड़की का फ़ोन नंबर मांग रही हो जो लड़की खुद तुम्हारे घर पर रह रही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये लड़की श्रेया भले ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम माँ बेटी सबके सामने हमारे परिवार का मजाक उड़ाती फिरो। एक बात आज मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहती हूँ, अब मल्होत्रा खानदान ऊंचे खानदान में शामिल नहीं है। तुम लोग ऊंचे खानदान में अपनी इज्जत और अपनी पोजीशन गंवा चुके हो। और एक बात अंजलि, तुम अब किसी भी तरह से रायचंद परिवार की सदस्य नहीं हो। किशन के साथ शादी करने का फैसला तुम्हारा था तो अब तुम मल्होत्रा परिवार की ही सदस्य हो। जो मल्होत्रा परिवार अब बड़े बड़े खानदानों के बीच उठ बैठ नहीं सकता, या फिर यूं कहूं कि मल्होत्रा फैमिली कैन नॉट अफोर्ड इट। और अब ये बात कभी बदलने नहीं वाली। तुम्हारे और हमारे बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है जिसे अब तुम चाहकर भी नहीं मिटा सकती। मल्होत्रा फार्मेसी और मल्होत्रा खानदान की इज्जत दोनों खत्म हो चुके हैं। इस बात से तुम भी अपने आप को जल्दी यूज्ड टू करवा लो। अंजलि मामी की बेइज्जती करने के बाद तुरंत ही मीनाक्षी ने फोन काट दिया। अपनी इस तरह की इंसल्ट सुनकर अंजलि मामी ने अपने फोन की ग्रिप को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। मगर मीनाक्षी की एक बात बार बार उनके मन में रिपीट होने लगी थी, श्रेया अय्यर तो उन्हीं के घर पर रहने आई थी। श्रेया अय्यर जो पास खड़ी अंजलि मामी की सारी बातें सुन रही थी, वह मुस्कुराते हुए अंजलि मामी के पास आए और उनके पांव छूकर श्रेया ने उनसे कहा, आप जरूर अंजलि मामी होंगी जिनकी तारीफ अभी अभी मैंने रास्ते में बहुत सुनी है। आप अनिका की माँ जैसी है तो मेरी भी माँ जैसी हुई। और एक बात आंटी, मैं आपसे कह दूं, मेरा फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए आपको किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आंख बंद करके मुझे याद कर लीजिएगा। आपकी यह बेटी आपकी कहीं हर बात मानेगी।
श्रेया अय्यर के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मानवी हैरान हो गई थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने लगी थी और साथ ही उन्हें इस बात से भी बहुत ताज्जुब हो रहा था कि इतनी बड़ी स्टार जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने अभी अभी इतनी मेहनत की थी, यहाँ तक कि अपने भाई भाभी से इतनी बेइज्जती भी सुनी थी, वह श्रेया उनके सामने उनके घर में खड़ी थी। श्रेया ने अंजलि मामी का हाथ पकड़ते हुए उनसे पूछा, मामी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं जब तक दिल्ली में हूँ क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ? इस तरह मुझे अनीका के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा और मेरी नई बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपकी बेटी श्वेता से जान पहचान बढ़ाने का भी मौका मिल जाएगा। श्रेया के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मामी इतनी खुश हो गई थी कि उन्हें हाँ कहने का भी होश नहीं था। वह बस मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाने लगी। श्रेया रिया का हाथ पकड़कर हॉल में उसके साथ खेलने लगी। अंजलि मामी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस श्रेया अय्यर के बारे में उन्होंने अभी अभी इतनी बातें सुनी थी कि वह देश और दुनिया की इतनी बड़ी स्टार है, वही श्रेया अय्यर अनीका की इतनी अच्छी दोस्त थी। अंजलि मामी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी बड़ी स्टार उसकी भोली भाली भांजी अनीका की बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी होगी। 86 फाइट फॉर रिकवरी पिल। एक श्रेष्ठ के पूछे जाने पर कि उस पिल खाए श्रेष्ठ को क्या हुआ है, वो इतना हैरान है। तो वो श्रेष्ठ जवाब देता है, ये कोई मामूली पिल नहीं है, हाई ग्रेड की पिल है। हमने अपने सेक्ट लीडर से उम्मीद भी कैसे कर लिया कि वो हमें बेकार की पिल देंगे। ये पिल तो हम शायद अपनी जिंदगी में खाने की तो बात ही छोड़ दो, खरीद भी नहीं सकते थे, शायद कभी देख पाते। तभी एक और श्रेष्ठ का लेवल पार, वो भी अब अपने घुटने पर आकर अक्षत का धन्यवाद करने लगता है। ऐसे ही करके कई श्रेष्ठ ने लेवल पार कर लिया। सिर्फ 4 श्रेष्ठ को छोड़कर 2 श्रेष्ठों ने अपनी पिल तो दूसरे को दे दी थी, तो वो अब अपनी पिल वापस से चाहते थे। पर जिन श्रेष्ठ ने वो 2 पिल ले रखी थी, उसने इस बीकर सी पिल की कारनामे देखी थी, तो वो हाथ में आया चीज कैसे वापस कर सकता था, जबकि पहले इन सब ने ही इस पिल को घटिया बोलकर उसे दे दिया था। तो गलती तो इनकी है। कम से कम इन्हें इसके रिजल्ट का इंतजार तो करना चाहिए था, पर इन्हें तो जैसे नए सेक्ट लीडर पर तनिक भी भरोसा ही नहीं था। वो श्रेष्ठ कहता है, मैं अब इसे वापस नहीं देने वाला, तुम चाहे जो कर लो। इतना कहकर वो दोनों पिल एक साथ ही निकल गया और वो मार्शल लेवल 4 से सीधे ही लेवल पार करके मार्शल लेवल 6 पर पहुंच गया। अब तो सभी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, मतलब एक पिल एक लेवल पार करा रहा था, ये आखिर चल क्या रहा था? ऐसी चीज के बारे में तो उन सब ने देखा क्या सुना तक नहीं था। वो सब तो जैसे अब अक्षत को अपना देवता ही मान बैठे थे। जिन लोगों के मन में जरा सा भी शक था कि अक्षत जैसे छोटे लड़के को सेक्ट लीडर नहीं बनाना चाहिए, उन सब का शक दूर हो चुका था। दूसरे श्रेष्ठ ने भी ऐसा किया, जिसके पास 2 पिल थी, उसका भी रिजल्ट यही था, वो भी 2 लेवल पार कर गया। वो दोनों तो अब बहुत खुश थे, और जिन दोनों ने इन दोनों को अपना अपना पिल दिया था, वो तो गुस्से और पछतावे से लाल हो गए थे। उन दोनों के पछतावा इस बात का था कि उन दोनों ने अक्षत पर भरोसा नहीं किया, जबकि उनके सामने ही सब कुछ था। एक हाई लेवल के बीस्ट को पालतू बनाकर रखना, जिसे खुद राजीव सीनियर कह रहे थे। तो उन्हें उस इंसान पर भरोसा तो करना ही चाहिए था, भले ही उसने भद्दी और बेकार सी दिखने वाली पिल क्यों न दी हो। और जबकि वे सब उस पिल को बेकार समझा और गुस्सा इस बात का था कि उन्हें अपना पिल वापस नहीं मिला। वो तो दूसरे श्रेष्ठ के द्वारा खा लिया गया, उसका अपना लेवल बढ़ने का एक मौका चला गया। वो दोनों तो अब उन लेवल 6 के श्रेष्ठों पर टूट पड़ते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जब अक्षत आता है, वो देखता है कुछ श्रेष्ठ आपस में लड़ रहे हैं। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आखिर चल क्या रहा है। राजीव का तो शर्म से सिर ही झुक गया था, मतलब इन सब में मैनर नाम की चीज नहीं है। अरे कम से कम अपना असली चेहरा तो 2-3 दिन बाद दिखाते। आज ही नए सेक्ट लीडर के सामने जरूरी था अपनी ये हरकतें करना, थोड़ा तो इंतजार लेते। वो कहते हैं, आप सब ये क्या कर रहे हैं? राजीव की बात सुनकर सभी शांत होकर सही से खड़े हो जाते हैं। राजीव थोड़ा सख्त आवाज में कहते हैं, आप चारों ये क्या कर रहे थे? उन चारों लड़ रहे श्रेष्ठों में से एक ने कहा, वो हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सुनकर तो सभी का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है, मतलब हम सबको बेवकूफ समझ रखा है, जो तुम्हारे गली के गुंडों जैसे फाइट को प्रैक्टिस समझेंगे, और तो और पूरा चेहरा तक बिगाड़ लिया है तुम सब ने। भला ये कौन सी प्रैक्टिस है? ऐसा कुछ तो सेक्ट में कभी नहीं बताया गया। अक्षत तो सोच रहा था कि यह कौन सी प्रैक्टिस है, क्या ये किसी विशेष टाइप की फाइटिंग प्रैक्टिस है? पर मुझे तो ये छीना झपटी ज्यादा लग रही है, जो गली के गुंडे मावली लोग करते हैं। राजीव कहते हैं, 5वें श्रेष्ठ, सच सच बताए आखिर बात क्या है? आप सबके ऐसे तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे थे। 5वां श्रेष्ठ राजीव की बात सुनकर घबरा जाता है। वो थोड़ा भावुक होकर कहता है, मेरी वो पिल जो सेक्ट लीडर ने दिया था, वो चौथा श्रेष्ठ खा गया। ये बताते हुए 5वें श्रेष्ठ की आंखों में आंसू आ गए थे। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नर्सरी का बच्चा दूसरे बच्चे के अपनी टॉफी छीन लेने पर टीचर से शिकायत करता है। राजीव तो अपना सिर पकड़ लेते हैं, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या ये सब सच में श्रेष्ठ हैं? अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, ऐसा कौन छोटे बच्चों की तरह लड़ाई करने लगता है एक पिल के लिए? अक्षत सोचता है, क्या ये सब सिर्फ एक पिल के लिए ये सब कर रहे हैं? मुझसे मांग लेते, मैं तो इन्हें और भी पिल दे देता।
अक्षत कहता है, अरे आपको बस पिल ही चाहिए ना, तो आप मुझसे मांग लेते, आपस में लड़ने की क्या जरूरत है। इतना कहकर अक्षत उन दोनों श्रेष्ठ को एक एक पिल दे देता है जिन दोनों ने अपनी पिल दूसरे को दे दी थी। वो दोनों अक्षत को धन्यवाद करते हैं, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उन्हें ऐसे दोबारा से पिल मिल जाएगी। और अक्षत तो ऐसे पिल दे रहा था जैसे ये तो उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। सभी ये देखकर तो और भी हैरान हो रहे थे। तभी एक और श्रेष्ठ आगे आता है और अक्षत से पिल मांगने लगता है, ये बहाना देकर कि मेरी पिल कहीं गिर गई, जबकि उसने तो अपनी पिल पहले ही खाली थी। अक्षत उसे भी दे देता है तो बाकी के कहाँ पीछे रहने वाले थे वो सब भी एक साथ कहते हैं, सेक्ट लीडर मेरा भी पिल कहीं खो गया है, सेक्ट लीडर मेरा भी। ऐसे ही सबकी आवाज आने लगती है। अक्षत अब सबको फिर से वो रिकवरी पिल दे रहा था। वो भी दो दो। ये सब देख देख कर तो राजीव का सिर फटा जा रहा था। उनका तो मन कर रहा था कि वो अपना सिर किसी पत्थर से दे मारे। उन्हें ये क्या क्या देखना पड़ रहा था। मतलब हाल तो यहाँ ऐसा था कि जैसे कोई सामान सेल पर लगी हो और सब उस भारी भरकम ऑफर को लेने के लिए टूट पड़े हों। और अक्षत भी रिकवरी पिल ऐसे बांट रहा था कि जैसे कि वो कोई हाई ग्रेड की पिल नहीं बल्कि मिट्टी बांट रहा हो। और हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल रंजीत को भी उन सब श्रेष्ठों के बीच हाथ फैलाकर रिकवरी पिल ले रहे थे। ये देखा तो जैसे राजीव लड़खड़ा कर गिर ही गए थे। वो बड़बड़ाते हैं, हाँ मानता हूँ कि सीनियर की हर एक चीज बेहतरीन होती है, पर तुम एक बड़े एकेडमी के प्रिंसिपल हो, तुम्हें तो ये सब आसानी से मिल जाता होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे करने की। क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आई कि तुम ये क्या कर रहे हो। हे देवता, मुझे ये कैसा दोस्त मिला है जिसे अपनी इमेज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो। सबको रिकवरी पिल्स बांटने के बाद अक्षत राजीव को एक बॉक्स देते हुए कहता है, ओल्ड राजीव इसमें भी रिकवरी पिल है, यह आपके लिए है, आप इसका यूज कर लीजिएगा। उस बॉक्स को राजीव लेते हुए बहुत खुश हो गए थे। वो बॉक्स खोलकर देखते हैं तो उसमें टोटल 10 रिकवरी पिल थी। सभी तो अब राजीव से जल रहे थे कि उन्हें 10 रिकवरी पिल्स कैसे मिल गई। अक्षत कहता है, ठीक है मैं थोड़ा अपना काम निपटा कर आता हूँ। अक्षत के जाने के बाद सभी अब राजीव को देख रहे थे। उन सब ने मांग मांग कर भी उतना रिकवरी पिल नहीं पाया जितना कि राजीव सिर्फ शांति से खड़े होकर पा गए थे। प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, भाई राजीव, सीनियर ने तुम्हें 10 रिकवरी पिल्स क्यों दिए। ये पूछते हुए प्रिंसिपल रंजीत की नजरें उस बॉक्स पर बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस बॉक्स को चोरों की तरह छीन कर लेकर भागने वाले हैं। सभी के मन में यही सवाल था कि राजीव को ज्यादा रिकवरी पिल्स क्यों मिले। राजीव थोड़ा घमंड से सिर ऊपर करके कहते हैं, तुम सब लालची और गधे हो। सीनियर तुम सब का टेस्ट ले रहे थे कि तुम सब क्या करते हो। तुम सब ने अपनी अपनी लालच दिखा दी। जैसा कि तुम सब समझ ही गए होंगे कि सीनियर के लिए यह पिल्स कोई खास नहीं है। तुम सब अपने लालच पर कंट्रोल रख सकते थे और सीनियर से और भी अच्छा गिफ्ट पा सकते थे। लेकिन तुम सब ने ऐसा नहीं किया। मैं तुम सब की तरह नहीं था, मैं बस चुपचाप खड़ा था और देखा, इसलिए ही सीनियर ने मुझे ये 10 रिकवरी पिल्स का बॉक्स भी दे दिया। और जैसा कि तुम सब देख ही सकते हो कि यह कोई मामूली बॉक्स नहीं है, बल्कि एक एनर्जी को बचाकर रखने वाला बॉक्स है, जिसमें जो भी पिल रखी जाएगी वो वैसे की वैसी ही पड़ी रहेगी। उसकी एनर्जी तक बाहर नहीं आएगी और ना ही वो कभी खराब होगी। सभी अब उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगते हैं तो उन्हें भी समझ आ जाता है कि राजीव जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। अब तो सभी पछता रहे थे अपने हरकतों के लिए। इन सब का सिर शर्म से झुक गया था, प्रिंसिपल रंजीत का भी। राजीव कहते हैं, अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा, तो ध्यान रखना। सीनियर जब चाहे तब टेस्ट ले सकते हैं, तो अब निराश मत हो जाओ सब, बल्कि अगले टेस्ट के लिए तैयार रहो। अक्षत काफी तेजी से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी जल्दी में हो कहीं जाने के लिए। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। तभी वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। उसके पीछे पीछे ईशानी थी। उसने जब देखा कि अक्षत काफी तेजी से बाहर जा रहा है तो सोचा कि ये आखिर इतनी तेजी से बाहर कहाँ जा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वो उसका पीछा करने लगी। वो देखती है कि अक्षत अब रुक गया था। वो सोचती है, ये यहाँ आखिर करने क्या आया है। लगता है मुझे आगे से जाकर देखना होगा। आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं इसका भी कोई राज तो नहीं जो ये यहाँ कहीं छिपाया हुआ है। ऐसा हो सकता है। वैसे भी ये लड़का अपने साथ पता नहीं कितने सीक्रेट लेकर चलता है। इधर अक्षत सामने इधर उधर देखता है। जब उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है तो वो थोड़ा राहत महसूस करता है। और ईशानी उसकी हरकतों पर बिना ध्यान दिए अपने आप को छिपते छुपाते आगे जाने लगती है। वो तो अक्षत के तरफ देख भी नहीं रही थी। अक्षत बड़बड़ाता है, अरे यार, काफी जोर की सूसू आए है, यहीं हल्का हो लेता हूँ। आहा हा, क्या आराम मिल रहा है। कब से रोके हुए था, अब जाकर अच्छा लग रहा है। अपना काम खत्म करने के बाद भी वो कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है। 87 CPR टेक्निक। अक्षत तो अभी टॉयलेट करके इतना अच्छा महसूस कर रहा था, उसे न जाने कब से प्रेशाई हुई थी। अक्षत ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो ईशानी उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, जो उसे ऐसा करते घूर रही थी। और जैसी उसकी नज़र अक्षत के प्राइवेट हथियार पर पड़ती है तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा देती है। उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया था।
वो कहती है, तुम यहाँ ऐसे खुले में क्यों कर रहे हो? तुम्हें झाड़ियाँ के पास चले जाना चाहिए था। अक्षत तो अभी शॉक में ही खड़ा था, उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ और उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे होश आता है तो उसका भी चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, और जब ईशानी की बात उसके दिमाग में प्रोसेस होती है तो वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जोर की आई थी। ईशानी कहती है, मैं तो बस यहाँ टहल रही थी, मेरी कोई गलती नहीं है। अक्षत तो अब भगवान को कोस रहा था, मतलब आज का दिन ही खराब था। बार बार एम्बारसमेंट फील हो रहा था उसे। जब भी वो थोड़ा अच्छा फील करता तब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता। आखिर भगवान उसके साथ कर क्या रहे थे? ईशानी धीरे से अब पीछे मुड़ती है। अक्षत शर्माते हुए कहता है, वैसे तुमने कुछ देखा तो नहीं? ईशानी का तो चेहरा ही लाल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ये कितना एम्ब्रासिंग है। फिर वो अपने आप को शांत करती है और सोचती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अक्षत ने भी तो तुम्हें देखा था, तो तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंसिडेंट तो तुम दोनों के बीच से शुरू से ही हो रहा है, लेकिन अब बारी मेरी है, तुमने मेरा मजा लिया था। ईशानी अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, वैसे मैं देखना तो नहीं चाहती थी, पर सामने था तो देख लिया। क्या देखना नहीं चाहती थी? सामने था तो देख लिया, ये क्या बात हुई? ऐसा अक्षत के दिमाग में चल रहा था। इतना कहकर ईशानी जाने लगती है और जाते जाते ही कहती है, छोटा है। ये सुनकर तो जैसे अक्षत शर्म से पानी पानी हो गया था। अब उसे ईशानी की हालत समझ आ रही थी। उसे तो अब ईशानी के देखने से उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना कि ईशानी के इस टान से बुरा लग रहा था कि छोटा है। अरे देख लिया तो देख लिया, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी? अक्षत का तो मेल ईगो हट हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो किसी गड्ढे में अपना सिर छिपा ले। काफी देर ऐसे खड़े रहने के बाद जब अक्षत थोड़ा नॉर्मल होता है तो सोचता है, अक्षत तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों ने ही कुछ ना कुछ देखा है, तो बात बराबर। और उसने कौन सा असली वाला रूप देखा था? अक्षत वहां से उस पहाड़ी पर जाने लगता है जहां वो अपनी मास्टर भूमि से मिलने और सीखने के लिए जाता था। वो वहां आकर काफी शांत महसूस कर रहा था। उसे वो सब पल याद आ रहे थे जो भी उसने मास्टर भूमि के साथ सीखने में बिताए थे, कैसे मास्टर भूमि उसे सब कुछ सिखाती थी। वो अब भी उस पहाड़ियों में उनका महसूस कर पा रहा था। वो वही लेट जाता है और आसमान को देखते हुए बड़बड़ाता है, मास्टर भूमि आप कहाँ हो? कब आप मुझसे मिलने आएंगी? आप अपने प्यारे से अक्षत को क्यों छोड़कर चली गई? क्या आपको मेरी याद नहीं आई? शायद अगर मैं पावरफुल बन जाऊं तो वो वापस आ जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है वो मेरा टेस्ट ले रही हो। अरे हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तब तो मेरी मुलाकात मास्टर भूमि से जल्द ही होने वाली है, क्योंकि मैं तो अब नागपुर एकेडमी जाने वाला हूँ और वहां जाकर जरूर एक पावरफुल व्यक्ति बनूंगा। अक्षत खुश हो रहा था। वो मास्टर भूमि से मिलने के बारे में जो सोच रहा था, इस दुनिया में आने पर तो वही तो एक सहारा थी उसकी, जिन्होंने उसको यहाँ के तौर तरीके और जीना सिखाया। नहीं तो शायद वो अब तक यहाँ एक बेकार सी जिंदगी जी रहा होता, शायद, या फिर मर भी गया होता। दुनिया चाहे जो भी हो, कुछ लोग होते ही है जो दूसरों को जीने का सही तरीका समझा जाते हैं, और उन्हीं में से अक्षत के लिए थी मास्टर भूमि। इसलिए ही अक्षत मास्टर भूमि का बहुत रिस्पेक्ट करता था। आज वो जो भी है, उसमें भूमि का एक महत्वपूर्ण हाथ है। इधर अक्षत के घर पर ईशानी अक्षत के बारे में सोच रही थी और ब्लश कर रही थी। फिर वो सोचती है, कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया उसे, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। पर कुछ भी हो, उसका वो शर्म से लाल चेहरा बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। मन तो कर रहा था कि उसके गाल को खींच लूं। तभी ईशानी अपना सिर नमे हिलाती है और बड़बड़ाती है, मैं भला उसके बारे में ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे उसके क्यूट और हैंडसम लगने से क्या मतलब? और वो इतना भी हैंडसम नहीं है। तभी टॉमी उसके पास आ जाता है, जो अब तक हर्ब्स को पानी दे रहा था, क्योंकि ये तो उसका रोज का काम है और वो अपना काम बखूबी करता है। टॉमी थोड़ा अलग अलग टाइप के पोज बनाते हुए कहता है, क्या कहा? मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ? अरे एक बार ध्यान से तो देखो मुझे, मेरा चेहरा देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें ना बढ़ जाए तो कहना। अरे मुझ पर तो जंगल की सारी फीमेल बीस्ट लाइन मारती है, पर मैं उनको भाव नहीं देता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भाव दे सकता हूँ। ईशानी उसे अजीब सी नजरों से देखने लगती है, मतलब ये सच में बीस्ट ही है ना, कि कहीं बीस्ट के भेष में कोई इंसान है? ये ऐसे कैसे बात करता है? बिल्कुल किसी इंसान की तरह, उसी भाव के साथ। ईशानी कहती है, हाँ हाँ, देख लिया कि तुम कितने हैंडसम हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, और मुझे किसी बीस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉमी का तो चेहरा ही लटक जाता है। वो बड़बड़ाता है, मेरा तो दिल ही टूट गया, बर्बाद हो गया मैं। उसकी यह बातें सुनकर तो ईशानी को हंसी आ जाती है। ईशानी कहती है, मैंने तुम्हारे जैसा बीस्ट आज तक नहीं देखा है, तुम कहाँ से ये सब कर लेते हो? टॉमी ईशानी को हंसाता देख हंसता है, ही। हंसी तो फंसी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस 7। ये सुनकर तो ईशानी को और भी हंसी आ जाती है। वो कहती है, तुमने यह अजीब से शब्द कहाँ से सीखे? टॉमी अपना सिर गर्व से ऊपर करके कहता है, ये सब तो मुझे बचपन से आते हैं। मैं बहुत ही अलग बीस्ट हूं ना, इसलिए तभी तो मैं महान बीस्ट हूं।
ईशानी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सच में एक महान बीस्ट हो जो सबसे अलग और सबसे ज्यादा समझदार है। वैसे टॉमी ने ये झूठ नहीं बोला था, वो ये सब अक्षत के मुंह से बचपन से ही सुन रहा था, जब वो छोटा सा था तब से, और अक्षत ने उसकी जान बचाई थी। ईशानी और टॉमी दोनों घर के पीछे के खेत के पास बैठे थे। ईशानी अब अक्षत के द्वारा लगाए गए सभी फ्रूट्स और सब्जियों को देख रही थी, जो काफी ज्यादा हरे भरे और एनर्जी से भरपूर लग रहे थे। वैसे अक्षत का तरीका तो यहाँ से काफी अलग का था, न केवल अलग था बल्कि उससे ज्यादा की उत्पादन भी होती थी, आखिर वो पृथ्वी से जो था। भले ही यहाँ न्यूटन और आइंस्टीन के नियम नहीं काम करते थे, पर यहाँ फिर भी काफी कुछ वो यूज कर सकता था अपने नॉलेज को, जैसा कि फार्मिंग में पैटर्न, मेडिकल प्रैक्टिस और भी चीज। घर के बाहर कीर्ति, वामिका, राजीव और रंजीत बैठे थे। बाकी के श्रेष्ठ यहाँ से चले गए थे। वामिका को अब पता चला कि अक्षत अब उसके सेक्ट का सेक्ट लीडर है, तो वो खुश हो गई थी। तभी राजीव कहते हैं, वैसे जब तुम कल वामिका को सीनियर के पास ले आए थे तो सीनियर ने वामिका को कैसे बचाया था? ये सुनकर तो प्रिंसिपल रंजीत का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो बता पाना उनके लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि सामने ही कीर्ति और वामिका भी बैठी हुई थी। पर तीनों तो रंजीत को बड़े ही आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि रंजीत उन्हें कुछ बताएंगे। आखिर वो सब भी जानना चाहते थे कि सीनियर ने क्या और कैसे करके वामिका को बचा लिया, जबकि शायद उसे कोई बड़ा डॉक्टर भी ना बचा पाता। वामिका तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी ये बात जानने के लिए, क्योंकि उसी को तो बचाया गया था। प्रिंसिपल रंजीत कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं, अरे छोड़ो भी, वो जानने की क्या ही जरूरत है, बस हमारी वामिका बच गई वही काफी होनी चाहिए। प्रिंसिपल रंजीत की ये बात सुन तीनों का चेहरा ही अजीब बन जाता है। राजीव कहते हैं, अरे बता भी दो, हम सब जानना चाहते हैं, बस अगर हमने देखा होता तो हम तुमसे नहीं पूछते। प्रिंसिपल रंजीत सोचते हैं, अगर तुमने देखा होता तो शायद ही कभी तुम इस पर बात भी करते। रंजीत अब एक लंबी सांस लेते और कहते हैं, ठीक है बताता हूँ, वैसे मैंने सब कुछ नहीं देखा था, बस जो देखा था वो बताता हूँ। सीनियर ने सीपीआर टेक्निक का यूज किया था। ये सुनकर तो सबका चेहरा कंफ्यूजन भरा हो जाता है। वे सब ऐसा अजीब टेक्निक का नाम पहली बार जो सुन रहे थे, ऐसी अजीब सी नाम वाली टेक्निक तो आज तक उन सब ने नहीं सुनी थी। वामिका कहती है, अंकल ये सीपीआर टेक्निक क्या है? ये सुनकर तो प्रिंसिपल रंजीत थोड़ा अटक जाते हैं। वो कहते हैं, वो ये सीपीआर टेक्निक ऐसा समझ लो कि किसी मरे को जिंदा करने का टेक्निक है। सभी की आंख है ये सुनकर बड़ी हो जाती है, मतलब ये कौन सी टेक्निक कहाँ से आ गई जो ऐसी है? सीनियर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उनके पास तो ऐसी टेक्निक्स तो होगी ही, आखिर वो इतने पावरफुल जो हैं। अब टॉमी नाम ही ले लो, वो भी कितना अजीब सा नाम है। प्रिंसिपल रंजीत के दिमाग में चल रहा था कि बस ये सब इतने पर ही रुक जाए तो ठीक है, इसके आगे तो बताने में मुझे शर्म आ रही है। राजीव तो काफी गंभीर होकर सोच रहे थे, वो अब इसके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो कहते हैं, क्या तुमने वो टेक्निक का सीनियर को यूज करते हुए देखा था? रंजीत थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, वो हाँ मैंने देखा था, पर मैं जानबूझकर नहीं देख रहा था, मुझे बस वामिका की चिंता थी इसलिए देख रहा था। राजीव कहते हैं, तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि जानबूझकर नहीं देख रहा था? कह तो ऐसे रहे हो कि मानो जैसे कि किसी के प्राइवेसी को देख रहे थे। ठीक है, अच्छा तो बताओ वो टेक्निक सीनियर कैसे यूज कर रहे थे? रंजीत का तो चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। वो जिस बात से डर रहे थे आखिर उनके दोस्त ने वह भी पूछ लिया, वो अब ये कैसे बताएं? प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, चलो मैं कभी और बता दूंगा। राजीव कहते हैं, नहीं रंजीत, तुम आज ही बता दो, इस वक्त तो वामिका और कीर्ति भी हमारे साथ हैं। रंजीत सोचते हैं, वही तो दिक्कत है कि वामिका और कीर्ति भी यहाँ है। प्रिंसिपल रंजीत अब कहते हैं, मुझे वह टेक्निक बताने में शर्म आ रही है। सभी प्रिंसिपल रंजीत को ऐसे देखने लगते हैं कि मानो वो सब किसी पागल को देख रहे हो, मतलब टेक्निक बताने में शर्म आ रही है, यह क्या बात हुई, इसमें कैसा शर्म? राजीव अब प्रिंसिपल रंजीत को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं, तुम बता रहे हो कि नहीं? रंजीत राजीव से डर जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, अच्छा बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नीचे लेटना होगा। राजीव लेट जाते हैं। प्रिंसिपल रंजीत राजीव से कहते हैं, पहले तुम वादा करो कि तुम अभी और बाद में कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप लेटे रहोगे। राजीव वादा कर देते हैं। प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं वो टेक्निक करने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम सीपीआर टेक्निक है, तो क्या तुम तैयार हो? अगर तुम मना करना चाहो तो मना कर सकते हो। राजीव कहते हैं, अगर मुझे मना करना ही होता तो मैं कब का मना कर देता, मैं बस उस टेक्निक को देखना चाहता हूँ, तो जल्दी करो समझे। रंजीत समझ गए थे कि उनका कोई बहाना नहीं चलने वाला है, उन्हें वो सीपीआर टेक्निक करके दिखाना ही होगा, नहीं तो ये उनका दोस्त उनको हमेशा टांट करता रहेगा और बात बात पर लड़ाई भी करता रहेगा। इसके पास अब कॉन्फिडेंट के साथ साथ हाई ग्रेड के हथियार भी है और सीनियर का सपोर्ट भी। इतना कुछ सोचकर वो अक्षत के उन क्रियाकलापों को याद करने लगते हैं जो अक्षत कल वामिका को सीपीआर देते वक्त कर रहा था। 88 इज्जत लुट गई।
सामने राजीव लेटे हुए थे। सबके फोर्स करने पर प्रिंसिपल रंजीत सीपीआर टेक्निक बताने के लिए तैयार हो गए थे। प्रिंसिपल रंजीत अक्षत के तरीकों को याद करते हैं और वो राजीव के गर्दन के पास के कपड़े को ढीला करने लगते हैं, वो भी बड़े ही अजीब ढंग से। देखने से लग रहा था कि जैसे वो राजीव के कपड़े उतार रहे हों, वो भी उन्हें रिझाते हुए। ये देख तो राजीव आंखें बड़ी बड़ी करके रंजीत को देख रहे थे। मतलब मैंने तरीका पूछा तो ये मेरे कपड़े क्यों खोल रहा है? कहीं इसके विचार तो कुछ ऐसे वैसे तो नहीं है? हे देवता, मैंने शादी नहीं की, इसका क्या मतलब? मुझे महिलाएं पसंद नहीं है और मुझे पुरुषों में इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भाई पुरुषों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई इस टाइप का इंसान नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। कीर्ति और वामिका का तो शर्म से चेहरा ही लाल हो गया था सामने का ये नजारा देखकर, खास करके वामिका का, क्योंकि यह सब तो उसी के साथ हुआ था। प्रिंसिपल रंजीत अब राजीव के कपड़े ढीली करके रुक जाते हैं। सभी ये देखकर राहत की सांस लेते हैं कि चलो कुछ ऐसा वैसा नहीं था, बस वो कपड़े ही ढीले कर रहे थे। पर वामिका का चेहरा तो अब भी शर्म से लाल ही पड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसा अक्षत ने उसके साथ किया था। वो इमेजिन कर पा रही थी कि कैसे अक्षत उसके गर्दन को टच कर रहा होगा। ये इमेजिन करते ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे तो अब थोड़ी गर्मी भी लग रही। खैर ये तो करना ही था, ये तो सीपीआर का पहला स्टेप होता है, पेशेंट के कपड़े ढीली करना, ताकि सांस लेने के लिए फेफड़ों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। प्रिंसिपल रंजीत अब दोनों हाथों से राजीव के चेस्ट को प्रेस करने लगते हैं। अब तो राजीव का चेहरा और भी अजीब सा बन जाता है। मतलब ये क्या है भाई? ऐसे सीने पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो? सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों फेफड़े फुदक कर बाहर आ जाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मेरे सीने पर कुछ पटक रहे हो। पर वामिका का तो हाल और भी शर्म से लाल होता जा रहा था। मतलब कि अक्षत सर उसके चेस्ट को ऐसे प्रेस कर रहे थे, वो ये कर क्या रहे थे? क्या ऐसी भी कोई टेक्निक होती है? लेकिन अभी तो सबसे बड़ा शौक तो लगना बाकी था, जब प्रिंसिपल रंजीत राजीव के मुंह को खोल हवा भरने के लिए अपना होंठ मिलाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो ज्वालामुखी टकरा रहे हों। प्रिंसिपल रंजीत ने ध्यान से देखा नहीं था कि अक्षत हवा पंप कर रहा था। प्रिंसिपल रंजीत को तो किस ही लग रहा था, तो वो राजीव को किस कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा करना राजीव के साथ ठीक भी रहेगा कि नहीं। बस उन्होंने कर दिया जो सामने था। राजीव तो बेचारे सदमे में चले गए। उनके साथ यह क्या हो गया? उनकी तो इज्जत लुट गई। उन्होंने जो कुछ भी इतने सालों से बचा कर रखा था, वो सब चली गई। वो भी उनके एक पुरुष मित्र के द्वारा। राजीव के दिमाग में तो चल रहा था, हे देवता, मेरी तो इज्जत ही चली गई। इस ठर की रंजीत ने ले ली, मैं तो अब कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। राजीव का तो मन कर रहा था कि वो जाकर अपना मुंह किसी गड्ढे में छुपा ले। मतलब एक इस रंजीत की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसी ठरक है। मतलब कम से कम ये तो देख लिया होता कि मैं इसका दोस्त हूं, इतना तो इज्जत करता मेरी। राजीव तो बेचारे सदमे में ऐसे चले गए थे कि वो अपनी पलके तक नहीं झपका रहे थे। प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, बस ऐसे ही सीनियर ने 10 से 15 बार किया था। प्रिंसिपल रंजीत राजीव का सदमे में गया चेहरा देख सोचते हैं, मैं क्या करूं? तुमने ही तो मुझे फोर्स किया था ये करने को। मेरा कोई भी इरादा नहीं था ऐसा कुछ करने का। मैंने तो इसलिए तुमसे पूछा भी था, जब तुमने ही इतना फोर्स कर दिया था तो मुझे ये सब करना ही पड़ा। कीर्ति ने तो ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। मतलब उसके पिताजी यह क्या कर रहे थे? अरे कुछ तो शर्म किया होता, अपनी बेटी के सामने ये सब कर रहे हो, और वो भी नागपुर एकेडमी के प्रिंसिपल होकर। अगर यह किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी नागपुर एकेडमी की? कुछ तो इसके बारे में सोच लिया होता। एक सेकंड, क्या कहा इन्होंने? ऐसा सीनियर कर रहे थे, वो भी 10 से 15 बार। अब तो कीर्ति वामिका की तरफ देखने लगती है। आखिर यह सब हुआ तो वामिका के ही साथ था। वामिका बेचारी का तो शर्म के कारण लाल पड़ा चेहरा ही झुक गया था। मतलब सीनियर ने उसे 15 बार किस किया? ये कौन सी टेक्निक थी किसी को होश में लाने की? वामिका के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल चल रहे थे। पहले अक्षत ने उसके गर्दन के कपड़े ढीले किए और फिर चेस्ट को प्रेस किया और साथ में किस भी की। वो अब तुरंत ही उठकर अंदर कमरे में चली जाती है। कीर्ति तो वामिका का ऐसा शर्म से लाल पड़ा चेहरा देखकर मन ही मन हंस रही थी। वो धीरे से कहती है, ये तो अक्षत को पसंद करती है, और अक्षत ने तो इसे किस भी कर दिया, वह भी इसको बचाने के लिए। कीर्ति को अब ये भी समझ आ रहा था कि क्यों उसके पिता रंजीत इस सीपीआर टेक्निक को बताने में हिचकिचा रहे थे। आखिर यह सीपीआर टेक्निक है ही ऐसी कि कोई भी इसे बताने में शर्मा जाए। प्रिंसिपल रंजीत अब राजीव को बैठने में मदद करते हैं। राजीव तो अपने पल के झपका ही नहीं रहे थे, आखिर वो इतने शौक में जो थे। वो कहते हैं, क्या सीनियर की सीपीआर टेक्निक यही है? प्रिंसिपल रंजीत अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, पूरा कंफर्म तो मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो भी देखा और समझा तो मुझे यही समझ आया। सीनियर वामिका के गर्दन की कट को मेडिसिन लगाकर ऐसे ही कुछ कर रहे थे, मैंने यही देखा था। राजीव कहते हैं, ओह अच्छा। इतना कहकर वो काफी ज्यादा सीरियस होकर कुछ सोचने लगे, आसमान की ओर देखकर। रंजीत सोचते हैं, ये आसमान में तो ऐसे देख रहा है कि जैसे आसमान में कोई तारा नजर आ गया हो। अरे भला दिन में कब से तारे नजर आने लगे?
लेकिन तभी राजीव के आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। प्रिंसिपल रंजीत और कीर्ति राजीव को इतना जोश में देख सोचते हैं, क्या अच्छी बात है सीनियर का वामिका को किस करना या फिर इनको ये किस मिलना। प्रिंसिपल रंजीत से अब रुक नहीं गया। वो कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या अच्छी बात है, क्या तुम्हें मेरी किस इतना पसंद आया। प्रिंसिपल रंजीत के किस का सुनकर तो राजीव उछलकर 2 कदम पीछे हो गए। उन्हें तो अब जैसे रंजीत से डर लगने लगा था। आखिर वो प्रिंसिपल रंजीत उनका पहला किस जो चुराने वाले थे। उन्होंने न जाने कितने सालों से कितनी खूबसूरत लड़कियों से अपने किस को बचा कर रखा था, और वो किस किसने ले लिया इस ठर की दोस्त रंजीत ने। राजीव का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने होठों को साफ करने लगते हैं। हाथ थू थू थू। वो पानी का गरारा भी करते हैं और खूब अच्छे से अपने होठों को साफ करते हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने होठों से जहर साफ कर रहे हों। प्रिंसिपल रंजीत भी जब ये सब नज़ारा देखते हैं तो वो भी यही करते हैं। वो बड़बड़ाते हैं, मुझे भी तुम्हें किस करने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी में करना पड़ा था। कुछ देर बाद जब दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तब प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, आखिर क्या बात अच्छी है जो तुम खुश हो गए थे सोचकर। राजीव कहते हैं, सीनियर ने वामिका को किस किया तो जरूर वो उसे पसंद करते होंगे, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब वो वामिका की जिम्मेदारी लेंगे। अब मुझे वामिका की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जरूर अब उन ऊंचाइयों को छुएगी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सीनियर के हर एक एक्शन में कोई ना कोई मकसद और बातें छुपी हुई होती है। सीनियर यह साबित करना चाहते हैं कि वामिका अब उनकी है, जिसे अब कोई भी हट नहीं कर सकता है। अब मैं आराम से मार सकता हूँ। प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, तुम्हारा ये क्या मतलब है। सीनियर ने बस किसी तो किया था, इसका यह मतलब थोड़ी होता है। राजीव कहते हैं, तुम अब तक सीनियर को समझ ही नहीं पाए। सीनियर के छोटे छोटे एक्शन में बहुत ही गहरी राज छिपे होते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ सकते हैं, पर हम अंदाज जरूर लगा सकते हैं। अब कुछ समझे। प्रिंसिपल रंजीत हाँ में सिर हिला देते हैं। इधर अंदर कमरे में वामिका बैठी हुई थी। वो ब्लश कर रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। वो बड़बड़ाती है, क्या सच में अक्षत सर ने मुझे किस किया था, वह भी 15 बार। काश उस समय मुझे होश रहा होता तो कितना अच्छा होता। ये सब सोचते हुए वामिका का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेती है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रखी थी। वो धीरे से कहती है, इसका मतलब वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उस टेक्निक को यूज करने के लिए ऐसा किया हो सकता है उस सीपीआर टेक्निक में ऐसा करना ही पड़ता हो, तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा होगा। पर कुछ भी हो, उन्होंने मुझे किस किया। ये सब सोच सोच कर ही वामिका के दिल में हजारों फूल खिल रहे थे। स्पीति वैली के पहाड़ियों पर अक्षत लेटा हुआ था। वो अचानक से खड़ा हो जाता है और ऊपर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, ओए भगवान, तुम चाहे जो कर लो, अब मैं पावरफुल बनकर ही रहूंगा। मैं हार नहीं मानने वाला। और पावरफुल बनकर मैं मास्टर भूमि को भी ढूंढ लूंगा और मैं 2 लड़कियों से शादी करूंगा। अरे नहीं 3 से, नहीं नहीं 4 लड़कियों से शादी करूंगा। हो सकता है ये नंबर बढ़ भी जाए, समझे। मेरी बात तुम सुन रहे हो ना। इतना कहकर अक्षत सामने के पत्थर पर अपना पंच मारता है और चिल्लाकर कहता है, यह मेरा वादा है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपना हाथ बड़े ही हैरानी से देखता है, बड़बड़ाता है, होरे मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। कहीं मेरे हाथ का कनेक्शन दिमाग से कट तो नहीं गया है। वो अपने दूसरे कांपते हाथ से उस हाथ को चींटी काटता है तो उसे दर्द होता है। वो अपना हाथ पकड़कर कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। लेकिन तभी वो पत्थर पूरा धूल बनकर नीचे पसर जाता है। वो अचानक से देख अक्षत 4 कदम पीछे उछल जाता है, चिल्लाते हुए, अरे मम्मी लैंडस्लाइड हो रही है। लेकिन जब वो ध्यान से देखा है तो ये लैंडस्लाइड नहीं थी, बल्कि वो पत्थर धूल बन गई थी। अक्षत बड़ी बड़ी आंखों से उसे धूल को देखते हुए बड़बड़ाता है, अरे ये क्या हुआ, क्या ये पत्थर नहीं मिट्टी था जो ऐसे गिर गया। एक सेकंड, कहीं कहीं मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत तो नहीं हो गई। क्या ये सच है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर भूमि ने कहा था कि मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं होगी, तो फिर यह क्या है, क्या ये कोई सपना है। हाँ जरूर यह सपना ही है। अक्षत अपने गालों पर 2-3 चाटे मारता है तो उसे काफी दर्द होता है। वो बड़बड़ाता है, नहीं नहीं ये कोई सपना नहीं है। 89 सपना नहीं हकीकत है। अक्षत को तो सामने के नज़ारे पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, अचानक से ये होगा तो भरोसा कैसे होगा। उसे तो लग रहा था कि यह कोई सपना है, ये हकीकत नहीं है। इसलिए वो अपने आप को थप्पड़ भी मारता है। जब उसे दर्द होता है तब उसे समझ आता है कि ये तो हकीकत है, ये कोई सपन नहीं है जैसा कि वो सोच रहा है। सच में उसके पंच करने से यह पत्थर धूल बन गया था। वो अब दोबारा से ऐसा करता है तो इस बार भी वही होता है, वो पत्थर धूल बन जाती है। वो ऐसा कई बार करता है तो रिजल्ट तो वही था। तो वो अब जैसे खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि ऐसे पत्थर को धूल बना देने का मतलब था कि जरूर उसकी पावर जागृत हो गई है। वो चिल्लाता है, मेरी पावर जागृत हो गई, मेरी पावर जागृत हो गई, अब मैं फाड़ कर रख दूंगा, इस दुनिया को हिला कर रख दूंगा। हा हा हा।
तैयार हो जाओ सब, अब मैं आ रहा हूँ, सब कुछ हिलाकर रख दूंगा मैं। श्वेता और कौवा जो अक्षत को ऐसा करते हुए एक पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। श्वेता कहती है, मास्टर किस चीज को हिलाने की बात कर रहे हैं? कौवा कहता है, देखो तुम मास्टर के बातों का गलत मतलब मत निकालना, मास्टर के कहने का मतलब है सबको शॉक देंगे, सब उनकी पावर देखकर हैरान हो जाएंगे। श्वेता मुंह बनाते हुए कहती है, मैं कहाँ मास्टर के बातों का गलत मतलब निकाल रही हूँ, ये तो तुम ही मेरे बारे में गलत सोच रहे हो कि मैं ऐसा मतलब निकालती हूँ। कौवा सोचता है, अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम्हारे मन में मास्टर को लेकर कितने ठरक भरी सोच है। श्वेता कहती है, अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे देखो मास्टर तो कितना अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। कौवा कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मास्टर हैं ही कमाल की, वो सब में एक्सपर्ट है। अक्षत अब शांत हो जाता है और बैठकर बड़बड़ाता है, एक सेकंड, अब मुझे आसपास की एनर्जी को महसूस करने की भी कोशिश करनी ही चाहिए और उन्हें सोखने की भी। अक्षत अब आंखें बंद करके खूब कोशिश करता है, पर उसे घंटा कुछ महसूस हो रहा था, बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन हाँ, उसे अब एनर्जी चारों ओर बहती हुई जरूर हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, बस वो महसूस करके सोख नहीं पा रहा था। अक्षत की आत्मिक क्षेत्र में उसकी जो आत्मा ऊपर तैर रही थी, जिसने आंखें बंद कर रखी थी, अब उसकी आंखें हल्की सी खुल जाती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धीरे धीरे खुलती जाएंगी। अक्षत काफी कोशिश करने के बाद भी जब नहीं कर पा तो वो खड़ा हो जाता है, वो ऊपर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम यह मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो भगवान? जब जागृत कर दिया तो मैं उस एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तुम ये मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, ये अच्छा नहीं करो यार, कम से कम मेरे प्यारे से शक्ल को देखकर दया तो का दो। कौवा कहता है, मास्टर फिर से उस भगवान से बात कर रहे हैं, पर हमने तो आज तक उस भगवान की ना कभी शक्ल देखी और ना कभी आवाज सुनी, क्या वो गूंगा है? श्वेता कहती है, हो सकता है वो भगवान किसी टेक्निक का यूज करके बात करता हो, जिससे मास्टर के अलावा और कोई उसकी बात सुन ही नहीं सकता है। कौवा कहता है, हाँ तुम तो सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है, वैसे वो मास्टर को काफी परेशान करता है, मिल जाए तो मैं उसको जरूर एक सबक सिखाना चाहूंगा। श्वेता कहती है, अब तुम भी टॉमी की तरह फालतू का बकवास मत करो, जरा सोचो जो मास्टर को ऐसे परेशान कर सकता है, क्या तुम उसके अंगुली के नाखून के बराबर भी हो गए? पहले तो खुद मास्टर के एक अंगुली के बराबर तो बन जाओ, तब बातें करना ऐसी। ये सुनकर तो कौवे का चेहरा ही शर्म से झुक जाता है, उसने तो बस ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया था, बिना कुछ इस पर ज्यादा सोचे समझे। श्वेता कहती है, सोचो कहीं अगर वो भगवान और ईश्वर मास्टर के पेरेंट्स या भाई निकले तो क्या तब भी तुम ऐसा कर पाओगे? ये सुनकर तो कौवा काम जाता है, वो कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भला कोई अपने पेरेंट्स और रिलेटिव के खिलाफ किसी को क्यों पसंद करेगा? कौवा ये सोचकर तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, वो कहता है, अरे ये तो गलती हो गई, मैं तो एक बार मास्टर के साथ मिलकर उस भगवान और ईश्वर दोनों को भर भर के गालियां भी दी थी। श्वेता कहती है, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे, बड़े और पावरफुल लोग हम जैसे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कौवा अब जाकर थोड़ा रात की सांस लेता है, वो तो डर ही गया था कि कहीं सच में अगर वो भगवान और ईश्वर मास्टर के पेरेंट्स निकले तब तो उसकी वोट लग जाएगी। बेचारा अक्षत अब शांति से बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, मास्टर भूमि ने कहा था कि मेरे अंदर कभी कल्टीवेशन पावर जागृत ही नहीं होगी, पर वो तो जागृत हो गई, शायद मास्टर भूमि को कोई गलतफहमी हो गई होगी। वैसे अक्षत मास्टर भूमि पर काफी भरोसा करता है, तो इस कारण से ही जब भूमि ने ये कहा था, तब से ही अक्षत मान बैठा था कि उसके अंदर कोई भी कल्टीवेशन पावर कभी भी जागृत ही नहीं होगी। हाँ, वो बाहर ही बाहर मानता रहता, पर उसमें ये कॉन्फिडेंट था ही नहीं कि कब उसकी पावर जागृत भी होगी। जब कॉन्फिडेंट ही नहीं था, तो जब भी रिजल्ट बेकार आता तब तब उसे यही लगता कि उसके अंदर पावर ही नहीं है। जबकि रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होता था, जैसे स्टोन पर क्रैक और उनका टूटकर धूल बन जाना, पर सामने से तो उसे लगता कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत ही नहीं है। और अक्षत ने कभी मास्टर भूमि की इन शब्दों के दूसरे पहलू को देखा ही नहीं और ना ही उसे समझने की कोशिश की कि उनके कहने का ये भी तो मतलब है कि जिसकी कल्टीवेशन पावर पहले से ही जागृत है तो उसकी कल्टीवेशन पावर दोबारा क्यों ही जागेगी? तो उन्होंने कह दिया होगा कि तुम्हारा कल्टीवेशन पावर जागृत ही नहीं होगा, क्योंकि वह ऑलरेडी जागृत ही है, बस तुम ही उसे महसूस नहीं करना चाहते हो। अक्षत अब अपने बालों में हाथ फेरता है और कहता है, अरे मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तो अब नागपुर एकेडमी जाने ही वाला हूँ, वहां चलकर मैं सब कुछ तो सीख ही जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, अब तो मैं सब कुछ सीख कर दिखाऊंगा कि आखिर एक दूसरी दुनिया का लड़का क्या करता है, जो एक एडवांस साइंस की दुनिया से आया है, तुम सब अब देखते ही रह जाओगे। ही। शाम हो रही थी तो अक्षत अब घर की तरफ निकल पड़ता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जो ये बता रही थी कि वो कितना खुश है। उसका तो मन कर रहा था कि वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताएं, अगर सामने वाणी होती तो शायद अक्षत उसे इस खुशी में किस ही कर लेता, पर वो शांत था। वो अब सिटी बजाते मस्ती में चलते हुए जा रहा था, आखिर बात ही ऐसी थी। नागपुर जहर हॉल, एक विशेष कमरे में जहर लॉर्ड बैठा हुआ था, उसके आसपास जहर की एक धुंध घूम रही थी, जो उसे बहुत ही खतरनाक दिखा रही थी।
उसके सामने एक जहर मास्टर आकर कहता है, जहर लॉर्ड पहले श्रेष्ठ और बाकी के सभी मारे जा चुके हैं। वो ये कहते हुए कांप रहा था, उसे डर था कि कहीं जहर लॉर्ड इस बात से गुस्सा होकर उसे ही न खत्म कर दे, क्योंकि जहर लॉर्ड ऐसा कई बार कर चुका है, वो गुस्से में उस जानकारी लाने वाले को ही खत्म कर देता है। जहर लॉर्ड शांत था, वो सीरियस आवाज में कहता है, क्या ये सच है? वो जहर मास्टर कहता है, जी जहर लॉर्ड। उन सभी का आत्मा दीप बुझ गया है, जिससे ये साफ है कि उनकी आत्मा भी मर चुकी है। आत्मा दीप एक प्रकार का छोटा सा फॉर्मेशन होता है, जिसमें उस व्यक्ति की आत्मा की एनर्जी को रख जाता है, और ये उसी से जलती रहती है, और जैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा मरती है, तो ये आत्मा दीप बुझ जाता है। जहर लॉर्ड गुस्से में अपने चाय का कप रखता है, तो उसका एक जहर की लहर कमरे में फैल जाती है। वो जहर मास्टर तो उसकी वजह से 4 कदम पीछे चला गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसका लेवल अच्छा था, नहीं तो शायद वो इस जहर से मर ही जाता। जहर लॉर्ड कहता है, बाकी के श्रेष्ठों को बुलाओ, उनसे कहना कि मैं जल्द से जल्द एक मीटिंग करना चाहता हूँ, मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। वो जहर मास्टर अपना सिर झुकाता है और तेजी से बाहर चला जाता है। वैसे भी उसका तो उस कमरे में डर और घबराहट से दम घुट रहा था। कुछ देर बाद 4 श्रेष्ठ आते हैं, जो जहर लॉर्ड के सामने नमन करते हैं। जहर लॉर्ड उनसे कहता है कि मुझे बस वो जहर बॉडी वाली लड़की चाहिए, उसके लिए तुम सब कुछ जो भी करते बने वो सब करो, चाहे पूरा शहर ही क्यों ना खत्म करना पड़े वो भी कर दो, पर मुझे वो लड़की चाहिए, वो भी जिंदा। सुन रहे हो ना तुम सब? और अगर नहीं ला सके तो फिर आना ही मत, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उन जहर मास्टरों को पहले ही पता था कि उस जहर बॉडी वाली लड़की को लाने के लिए पहला श्रेष्ठ गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया और अब उन्हें भेजा जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि वो पहला श्रेष्ठ मारा जा चुका है। वो चारों अब स्पीति वैली के लिए निकल पड़ते हैं। एक कहता है, जैसा कि तुम तीनों को पता ही होगा कि पहले श्रेष्ठ भी मारे जा चुके हैं, इसका मतलब ये सच है कि वहां पर कोई बहुत ही हाई लेवल का बीस्ट है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। और अगर लगे कि कोई हमारे बीच आ रहा है तो उसे खत्म करने में कोई भी देरी मत करना। बाकी के तीनों सिर हिला देते हैं, उन्हें तो पता ही था कि अब क्या करना है। अक्षत अब घर पहुंच गया था। वो प्रिंसिपल रंजीत के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे बताया था कि नागपुर एकेडमी में एडमिशन के लिए प्रिंसिपल 3 लोगों को चुन सकते हैं, तो आपने मुझे और वामिका को चुन लिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो तीसरा कौन है जिसे आपने चुना है एडमिशन के लिए? प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई मिल ही नहीं है, अगर मिल जाएगा तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। ये सुनकर तो अक्षत की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, ये तो अच्छी बात है। अक्षत को इतना एक्साइटेड देख प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, क्या अच्छी बात है? अक्षत अब नॉर्मल होते हुए कहता है, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, आप बस कहिए, मुझसे हो सका तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। प्रिंसिपल रंजीत सोचते हैं, सीनियर ने मुझे एक हाई लेवल का सेवा दिया और फिर उन्हीं की वजह से मेरी और मेरी बेटी कीर्ति की उसे शैडो कल्टीवेटर से जान बची। अगर उन्होंने सही टाइम पर गोल्डन फ्लेम कॉय को न भेजा होता तब तो हमारी कहानी ही खत्म थी। अब अगर मुझसे मेरी जान भी मांग ले तो वो भी मैं दे दूं। अक्षत थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आप तीसरे स्टूडेंट के रूप में ईशानी को सेलेक्ट कर लीजिए, क्या आप ये कर सकते हैं? प्रिंसिपल रंजीत तो हंसते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है, मैं तीसरे स्टूडेंट के तौर पर मिस ईशानी को सेलेक्ट करता हूं। मैं आप तीनों का ही नागपुर एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। अक्षत कहता है, आपका इसके लिए धन्यवाद। अक्षर की खुशी तो आप और भी बढ़ गई थी। अब ईशानी जो उसके साथ जाने वाली थी, वो ईशानी को यहाँ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर ईशानी खड़ी थी, उसने सारी बात सुन ली थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर वो भीतर चली जाती और कहती है, ये लड़का मुझे एकेडमी में अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? कहीं इसके इरादे कुछ ऐसे वैसे तो नहीं है? नहीं, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो ऐसा कर पाना नामुमकिन होगा, वो वहाँ मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। इतना कहकर ईशानी ब्लश करने लगती है। वो धीरे से कहती है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। उसने मेरे लिए प्रिंसिपल रंजीत से रिक्वेस्ट की, वो बहुत अच्छा है। चनाइंटी लड़कियों को समझना आसान नहीं। ईशानी तो सोच रही थी अक्षत के बारे में और साथ में ब्लश भी कर रही थी। वो कहती है, आखिर मैं उसकी लगती ही क्या हूँ जो वो मेरी इतनी चिंता करता है, पागल कहीं का। अक्षत बाहर रंजीत से बात करके अंदर जा ही रहा था कि उसकी नज़र वामिका पर पड़ गई, जो बाहर ही खड़ी थी। उनसे थोड़ी दूरी पर वो वामिका के पास आता है और कहता है, वामिका तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? अचानक से अक्षत को ऐसे देख वामिका को वो सब बातें याद आ जाती है जो रंजीत ने बताई थी, मतलब की सीपीआर टेक्निक उसकी याद आती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो अपना चेहरा छुपाने लगती है और धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ। अक्षत तो उसके गाल पर हाथ रख लेता है, तो अचानक से अक्षत के ऐसे छूने से वामिका के अंदर जैसे एक कड़सा दौड़ जाता है। वामिका के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एहसास ही उसके लिए अलग था, जो उसे बहुत अच्छा फील करा रहा था। अक्षत उसके चिन पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करता है।
तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई जन्मों के पिछड़े मिल रहे हों। दोनों की ही नजरें एक दूसरे को टटोल रही थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उनके बीच की सारी दूरियां, हिचक, शर्म खत्म हो जाएंगी। वामिका की धड़कनें बढ़ गई थी। वो लगातार अक्षत को देख रही थी। उसका गला सूख रहा था। पता नहीं क्या जादू था अक्षत में जो वामिक को ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। उसकी नजरें जैसे अक्षत पर से हट ही नहीं रही थी। उसका दिल अक्षत से नजरें हटाने को रोक रहा था। उसकी पलकें भी यही कर रही थी। वो झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वामिका एक ही बार में अक्षत को अपने आंखों में भर लेना चाहती हो। वो सोचती है, अक्षत सर ये क्या कर रहे हैं, क्या वो मुझे किस करने वाले हैं, पर वो ऐसे सबके सामने करेंगे, मुझे तो शर्म आ रही है। क्या मैं दूर हो जाऊं? नहीं, मुझे वो किस चाहिए। पर पिताजी और रंजीत अंकल भी देख रहे हैं। वामिका बेचारी कंफ्यूज हो गई थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अक्षत की किस भी चाहिए और ऊपर से उसके पिता और अंकल दोनों देख भी रहे हैं। अक्षत सोच रहा था, बाप रे बाप, ये कितनी क्यूट लग रही है, कहीं मैं इसकी इस खूबसूरती के कारण पागल ना हो जाऊं। भला कोई शाम को भी हल्के प्रकाश में इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसकी गाल को खींच लूं। मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है। मेरा मन अब इसके होठों को किस करने को कर रहा है। मुझे ये क्या हो रहा है। होश में आ अक्षत, होश में आ। तू यहाँ वामिका के परमिशन के बिना सबके सामने कुछ नहीं कर सकता है। कंट्रोल रख अपने ऊपर। इन दोनों को ऐसे देख तो कोई बहुत गुस्से में था। वो थी ईशानी जो फिर से बाहर चली आई थी, पर वो आकर इन दोनों को ऐसे देख रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो जाकर अक्षत को पीछे से एक लात मारे। वो बड़बड़ाती है, देखो कैसे उसे घूर रहा है, जैसे किसी लड़की को देखा ही नहीं हो। मन तो कर रहा है कि इसका गला हो घोंट दूं, या फिर आंखें ही फोड़ दूं। न रहेगी आंख, न किसी और लड़की को ऐसे घूरेगा। इसके अंदर तो शर्म नाम की चीज नहीं है। सबके सामने ऐसा कर रहा है, मुझे तो कभी ऐसे नहीं देखता। वो अब देखती है कि दोनों थोड़ा थोड़ा पास आते जा रहे थे। अब तो यह उससे देखा ही नहीं जा रहा था। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा था। वो पीछे से जाकर सच में अक्षत को एक लात मारती है। अक्षत गिरने लगता है वामिका के ऊपर। वो तुरंत ही अपनी पोजीशन बदल लेता है, मतलब अब वामिका उसके ऊपर गिर रही थी। ईशानी गुस्से से ही कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो। पर अक्षत को कहाँ ये सुनाई देने वाला था। वो तो जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर वामिका पड़ी हुई थी। अक्षत अपने मिशन में कामयाब रहा। उसने वामिका को रेस्क्यू कर लिया था, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। अक्षत ने वामिका को कसकर अपने बाहों में ले लिया था ताकि उसको चोट ना लगे। अक्षत नीचे था और वामिका उसके ऊपर। सभी तो अब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ईशानी भी देख रही थी। उसे नहीं लगा था कि दोनों साथ में ऐसे गिर जाएंगे। वो देखती है कि अक्षत आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे गिरने में बहुत मजा आया। आता भी क्यों नहीं, आखिर वो है तो एक लड़का ही ना, और अगर उसके ऊपर कोई खूबसूरत लड़की गिरेगी तो मजा तो आएगा ही। ये देखकर तो ईशानी को और भी गुस्सा आ रहा था। मतलब वो इन दोनों को दूर करने के लिए अक्षत को धक्का दी, लेकिन यहाँ तो दोनों और भी चिपक गए। अक्षत के दिमाग में चल रहा था, वाह क्या बात है। सच में जब भगवान आपके साथ हो तो सब अपने आप ही मिल जाता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं वामिका को किस कर दूं। हालांकि मुझे किस नहीं मिला, पर उसको ऐसे अपने बाहों में लेना, उसे बचाना, ये कितना आनंददायक है। बहुत मजा आ रहा है। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। वामिका की क्या खुशबू है। मन तो कर रहा है कि इसे ऐसे ही हक करके यही सो जाऊं। आज पता चल रहा है कि किसी लड़की को अपने बाहों में ऐसे बचाते हुए गिरने में एक अलग ही मजा है। वामिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे अक्षत की बाहों में। वो अक्षत के बॉडी की गर्माहट को महसूस कर पा रही थी। तभी ईशानी कहती है, क्या तुम दोनों ऐसे ही रात भर पड़े रहोगे। वामिका अब ये सुनकर अपने होश में आ जाती है। वो उठने लगती है। वो अक्षत की बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था कि उसे सब देख रहे हैं। आज सुबह ही वो सबके सामने शर्म से लाल हो गई थी, और अब शाम को भी। अक्षत भी अब अपने ख्याल से बाहर आता है। वो वामिका से कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो तुम्हें नहीं आई। वामिका अक्षत को बड़े ही प्यार से नजरें छिपाकर देख रही थी। वो सोचती है, मुझे कैसे चोट लग सकती है, आपने मुझे बचा लिया खुद नीचे आकर, आप बहुत अच्छे हो। वामिका का तो चेहरा शर्म से लाल पड़ा हुआ था। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। वो बस अपना सिर हिला देती है। अक्षत को लगा कि कहीं वामिका के गले में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वो तुरंत ही बैठकर वामिका के गर्दन को अपने हाथ से छूकर देखने लगता है। अक्षत के हाथ जैसे ही वामिका के गर्दन को छू रहे थे तो वामिका को कुछ कुछ हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, धड़कनें बढ़ी हुई थी, गला सूख रहा था और गर्मी लग रही थी। वो तो अब शर्म के कारण अक्षत की तरफ देख भी नहीं रही थी। अक्षत कहता है, तुम्हारा तो गर्दन बिल्कुल सही है। वामिका अब उठकर वहां से अंदर चली जाती है। उसका तो जैसे यहाँ सांस ही रुक गया था। अक्षत वामिका को ऐसे जाते देखा सोचता है, अरे इसे क्या हो गया।
मैं तो बस चेक कर रहा था, कहीं ये बुरा तो नहीं मान गई। अक्षत अब राजीव और रंजीत की तरफ देखता है तो दोनों अपनी अपनी नज़र इधर उधर कर लेते हैं, मानो ये कह रहे हो कि अरे यहाँ क्या हुआ, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हम तो बस यहाँ आसपास के पेड़ पौधे को देख रहे हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अक्षत अब ईशानी को देखता है जो काफी गुस्से में थी। वो सोचता है ये इतने गुस्से में क्यों है, मैंने इसके साथ तो कुछ गलत थोड़ी कर दिया। अक्षत कहता है तुमने मुझे पीछे से लात क्यों मारी, अभी वामिका को चोट लग जाती तो। ईशानी कहती है पहले तुम ये बताओ कि तुम उसके साथ कर क्या रहे थे। अक्षत अपना सिर खुजाता है और सोचता है कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या सोच रहा था। वो कहता है वो मैं उसके गले में लगी कट को देख रहा था कि वो ठीक तो है और कुछ नहीं। अब तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर वामिका को चोट लग जाती तो। ईशानी कहती है तुम्हें उसकी बहुत चिंता है और जब तुम मेरे ऊपर गिर गए थे तब तुम्हें मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं हुई। अक्षत अब बस सिर खुजाता ही रह जाता है। वो सोचता है क्या ये इस बात से नाराज है, हाँ याद आया इसको चोट भी लगी होगी, शायद तभी इतना गुस्सा कर रही है। सच में लड़कियों को समझना आसान नहीं है, मेरे जैसे लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। काश मैं अपनी दुनिया में अपनी क्रश को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया होता, तो शायद मुझे लड़कियों के बारे में कुछ तो जरूर समझ आ जाता कि ये क्या चाहती है। ये चाहती कुछ और हैं और कहती कुछ और हैं, चल रहा होता है इनके मन में, करवाना चाहती हैं हमसे। अक्षत कहता है मैंने कोशिश की थी तुम्हें बचाने की, पर तुम थोड़ा दूर थी तो काम नहीं बन पाया और कुछ और ही हो गया। इतना कहकर अक्षत के दिमाग में कुछ चलने लगता है। ईशानी देखती है कि अक्षत उसे ऐसे ही देख रहा है, उसे समझ आ गया कि अक्षत के दिमाग में वो सीन चल रहा है। अब तो बेचारी का चेहरा लाल हो जाता है। वो तुरंत ही अक्षत को एक मुक्का मुंह पर मारती है और कहती है तुम क्या अनाप शनाप सोच रहे हो, तुम्हारी नजरें कहाँ है, बेशर्म कहीं के। इतना सब कुछ कहने के बाद वो अंदर भाग जाती है। अक्षत के नाक से खून आ रहा था, ये ठरक के कारण नहीं था बल्कि ईशानी के पंच के कारण था। वो बड़बड़ता है इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था, कहीं ये मेरे दिमाग में जो चल रहा है पढ़ तो नहीं लेती है, मुझे अब इससे सावधान रहना होगा। वो अब अपना चेहरा सही करते हुए कहता है मुझे अब इसके पंच की आदत डाल लेनी चाहिए। अक्षत फिर से जब राजीव और रंजीत की तरफ देखता है तो वो दोनों फिर से इधर उधर देखने लगते हैं। अक्षत बड़बड़ाता है रहने भी दो दिखाने को कि तुम दोनों कुछ नहीं देख रहे हो, तुम दोनों को एक्टिंग का ये भी नहीं पता है। रात का खाना खत्म करने के बाद अक्षत घर के पीछे जाता है। वो देखता है कि ईशानी वहां बैठी हुई है और वो ऊपर देख रही है। उस पर पड़ता चंद्रमा का प्रकाश और भी खूबसूरत दिखा रहा था उसे। अक्षत तो उसे देखते ही रह गया था। अक्षत अब उसके पास आ जाता है लेकिन ईशानी तो कहीं और ही खोई हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब अक्षत उसके करीब आकर बैठ गया। अक्षत खांसता है तो ईशानी चौंक जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अक्षत कहता है वो मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम्हें सुबह कहीं चोट तो नहीं लगी थी। अक्षत सच में यही करने आया था, उसे ईशानी की चिंता हो रही थी। ईशानी को याद आ जाता है कि उसके कमर में चोट तो लगी है, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं चोट लगी थी। अक्षत कहता है क्या सच में तुम्हें कोई चोट नहीं आई थी। ईशानी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। अक्षत फिर से कहता है सच में क्या, थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा था। ईशानी अब गुस्सा हो जाती है। वो कहती है चोट लगी थी तो क्या तुम उस पर मेडिसिन लगाओगे। अक्षत मुस्कुराता है हाँ मैं लगा दूंगा, वैसे भी वो मेरी ही वजह से तो लगी थी। ये सुनकर तो ईशानी का गुस्सा ही खत्म हो जाता है। वो अक्षत के आंखों में अपने लिए केयर देख पा रही थी। अक्षत कहता है कहाँ लगी है। ईशानी कहती है कमर। उसे याद आता है कि उसने तो गलती से बहुत कुछ बोल दिया है। वो और कुछ कहती कि अक्षत कहता है ओह कमर पर लगा है, कोई बात नहीं मेडिसिन में लगा देता हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम बस यहाँ बैठो। ईशानी अक्षत का चेहरा देखती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी। वो कहती है ठीक है अच्छा। ईशानी अब बैठ जाती है। अक्षत अब मेडिसिन निकाल लेता है। जैसे ही ईशानी के पतली कमर पर उसकी नजर जाती है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। उसे तो इतनी ठंड में भी गर्मी लगने लगी थी। वो सोचता है इसकी कमर कितनी साफ है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। अक्षत अपने गालों पर तमाचा मारता है ताकि ध्यान ना भटके उसका। वो अपने कांपते हुए हाथों से ईशानी के चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तो ईशानी के मुंह से आह निकलती है, उसे दर्द हो रहा था। अक्षत कहता है सॉरी सॉरी, मैं आराम से करता हूँ।